इस इंटरव्यू में एक इमीडिएसी नहीं है। अच्छा। ये कि आपकी अगली फिल्म कौन सी मैं नहीं पूछूंगा, बिल्कुल नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ, मैं एक लाइब्रेरियन का काम कर रहा हूँ, अच्छा, पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ। ओके, यू आर डॉक्यूमेंटिंग। I am documenting that, हाँ, which is why this is not looking for headlines, it's हाँ, not looking for anything sensational. हाँ, You will not be asked the regular questions. You will probably. This is not a filmy interview at all. जिसको नफरत करते हैं ना बच्चे क्लास में कि वो टीचर की पेट जिसको बोलते हैं पहले रो में सेंटर में बैठ के हाथ खड़े करके सारे टाइम वो मैं बताऊंगी वाला वो वाली थी। अच्छा अच्छा। व्हाट्सएप ग्रुप है नहीं हमारा थैंकफुली फैमिली का, वो हमने थैंकफुली नहीं बनाया और हमने मेरी बहन ने रियलाइज किया कि बनाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वरना उस पे इतने फॉरवर्ड भेजेंगे, मेरे माँ बाप इतने फॉरवर्ड भेज रहे कुछ भी हो जाए पापा शायद इतनी जल्दी रिएक्ट ना करें क्योंकि मेरे पापा स्लो मोशन है लाइफ में, वो हर जगह लेट होते हैं, इकलौते शायद आदमी है 3 औरतों के साथ, बट सबसे समय वो लगाते हैं तैयार होने में, हर जगह लेट उनको पहुंचना है, गाड़ी स्लो वो चलाते हैं, तो सब कुछ स्लो है उनकी लाइफ के अंदर। वो परफेक्ट या वो परफेक्ट आपके ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, स्लो है वो। I was enjoying it all, I was trying my best, बट ऐसा नहीं सोच के किया था कि ये मेरा लाइफ का प्रोफेशन है। प्यार किया आपने? बहुत बारी बहुत बारी, वो तो करके ही बनता है और टूट के ही पता चलता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, तो कई बारी। शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल। 180. See, we are so unprepared. But you could say organic. Yeah. A clap is actually a clap. Yeah. It's not some wooden contraption. स्वागत है आपका स्लो में। थैंक यू। अपने नाम का मतलब बताइए। तपस्विनी संस्कृत वर्ड है जो किसी कोची में एक लड़की का सुना था मेरी बुआ और फूफा जी ने। अच्छा। मेरे पैदा होने के शायद थोड़ा सा पहले या अराउंड द सेम टाइम। अभी अब तो लोग पता नहीं सोचते बंगाली है पता नहीं क्या है, बट हाँ डेफिनेटली एक चीज तो है, सरदारनी नहीं समझते बाकी उनको लगता है पता नहीं क्या है, तो कई लोग तो मिस्टर लगा देते हैं उसके मिस्टर तापसी तो नया नाम है, बट मैं बहुत खुश हूँ कि तापसी रखा। बहुत खूबसूरत नाम है। जी। तो आप where were you born? दिल्ली। अच्छा। दिल्ली में ही पैदा हुई, दिल्ली में ही बड़ी हुई। आई थिंक 21-22 साल तक दिल्ली में ही थी। अच्छा। उसके बाद ही मतलब दिल्ली से बाहर निकलना हुआ। तब तक तो वहीं स्कूल वहीं कॉलेज, हाँ मतलब पूरी लाइफ वहीं थी। बाहर तो मतलब जगह चले गए एक दो दिन की हॉलीडे के लिए तो चले गए, नहीं तो दिल्ली में ही। अपने परिवार के बारे में बताइए। मम्मी पापा हैं, कुछ 7वीं क्लास तक हम जॉइंट फैमिली में थे। कमला नगर के पास एक जगह है शक्ति नगर, वहाँ पे टेनेंट थे वहाँ पे। तो लैंडलॉर्ड जो थे वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और हमारे पास छत होती थी। तो वो बरसाती। हाँ बरसाती होती थी और उसमें एक रूम होता था बरसाती के अंदर। तो ये एक टिपिकल टेम्पलेट होता है एक दिल्ली की कोठी का, वो वही था। और उसमें जॉइंट फैमिली थी। जब दादाजी आए थे दिल्ली पंजाब से तो वहाँ पर रहते थे एंड बच्चे मतलब मेरे डैड के 2 सिबलिंग्स हैं, एक ब्रदर एक सिस्टर, तो वो तीनों वहाँ पे थे। बड़े होते गए, जब शादी हो गई आई थिंक दे फेल्ट कि अब ये एक कोठी जो है वो नहीं पड़ रही होगी। दोनों में चाचा की वाइफ, माय मदर, बुआ की तो चलो शादी हो गई चले गई वो, और उसके बाद वो घर बड़ा चाहिए था एंड धीरे धीरे फिर सेविंग्स होती हैं करके फिर हमने अपार्टमेंट ले लिया रोहिणी में। तो फिर अब अभी तक वहीं है अभी भी वहीं रहते हैं। मैं बोल के थक गई हूँ, ये अभी अब चेंज कर सकते हैं, हम कहीं और जा सकते हैं, बट उनको वहीं पसंद है तो वहीं है। उनके नाम बताइए। पापा का नाम है दिलमोहन सिंह, मम्मी का नाम है निर्मलजीत। मेरी मम्मी का नाम भी निर्मल है। अच्छा। निर्मला मिश्रा।
एक तो ये भी यूनिसेक्स नेम है, ये निर्मल, लड़कों के yes. भी होते हैं नाम Yes, निर्मल। yes, absolutely. बहन है, उसका नाम भी थोड़ा यूनिसेक्स ही हो गया, अब शगुन नाम है उसका। शगुन, right. तो वो भी थोड़ा सा, उस समय तो थोड़ा अलग था नाम, अभी थोड़ा ज्यादा सुनने में आ गया, उस समय नहीं लगता था किसी का नाम शगुन होगा। छोटी है? छोटी है, 4 साल छोटी है मुझसे। बिहेव बड़ों की तरह करती है बट बचपन कैसा था? आप शैतान रही? हाँ काफी शैतान थी, ऐसे थी कि आप मतलब मुझे किसी चीज़ के लिए पनिश ऐसा ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने ना बैलेंस ढूंढ लिया था कि अच्छा ये करने को मिलेगा अगर तुम ये करोगे तो पढ़ती तो मैं थी, पढ़ने के लिए मुझे कभी किसी को बोलना भी नहीं पड़ता था कि तुम अभी बैठ के पढ़ो। अच्छा। तो मुझे शौक था पढ़ने का शुरू से ही, मुझे मज़ा आता था अपनी किताबों में लिखना और पढ़ना, अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक्स। तो वो करके मैं अपने आप ही ख़त्म करके हो गया, चलो मैं जा रही हूँ। स्कूल में चाहे पेपर समय से पहले ख़त्म करना हो, वो भी मैं जल्दी से ख़त्म करके अच्छा मेरा पहले हो गया, उसको अच्छे से वो जिसको नफरत करते हैं ना बच्चे क्लास में, कि वो टीचर की पेट जिसको बोलते हैं, पहले रो में सेंटर में बैठ के हाथ खड़े करके सारे टाइम वो मैं बताऊंगी वाला वो वाली थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सबसे ज्यादा आंसर शीट ले वो वाली थी मैं। वो आंसर को ब्लैक बॉक्स के अंदर सर्कल करके सबमिट करने वाली वो अनोइंग बच्चा। औरों के लिए अनोइंग। हाँ वो थी मैं। तो अब जो भी मुझे बोलते थे अच्छा इतने नंबर आने चाहिए, अच्छा ये इतना स्कोर आना चाहिए, टॉप 10 में होने चाहिए क्लास के, तो वो सब था। राइट। हार जाती थी तो मतलब बुखार चढ़ जाता था। अच्छा। क्योंकि मेरे को हाँ लिटरली Probably stress related. हाँ मतलब वो बचकानी बात ही होती है, हार जो नहीं टॉलरेट कर सकते किसी तरह से, तो वो शुरू से वही था ना। अब तो नहीं हूँ ऐसी, अब तो कहते ना उम्र हो गई अब तो अब तो ऐसी नहीं हो, थैंक गॉड नहीं हूँ। ये इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ सिखा दिया है। बट हाँ स्टार्टिंग स्कूल कॉलेज टाइम में मतलब मैं हार तो टॉलरेट नहीं कर सकती थी। मेरे को था मैं पार्टिसिपेट करूँगी किसी चीज़ में तो अपना 100% दूंगी, और वो मतलब आई मेक श्योर के जीतने लायक हो। और नहीं जीती तो फिर वो बुखार हो जाता था मुझे, और फिर वो अपने आप में ही मैं मतलब कुड़ती रहती थी कि कैसे नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता। कोई? हाँ हो थे ऑलवेज, मेरी बहन भी थी, मम्मी पापा भी थे, बट मैं मुझे पता नहीं क्यों ऐसे बैठ के ना गम शेयर करना मतलब पता नहीं मेरा मन नहीं करता था। हालांकि बस निकाल देना चाहिए सिस्टम से, ऐसा बोला जाता है, बट मन नहीं था मेरा ऐसे शेयर करने का गम वगैरह। क्या शेयर करोगे, हार गए, अब इससे ज़्यादा क्या शेयर करना है। बचकानी चीज़ें होती हैं जो उस समय तो लगता है तुम्हारी लाइफ एंड डेथ है, बट अब तो हंसी आती है सोच के। दोस्त थे? हाँ बहुत सारे दोस्त थे, मतलब मैं दोस्त बनाने की स्पेशलिस्ट हूँ क्योंकि बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। घर में लैंडलाइन समय पे अगर रॉन्ग कॉल भी आता था तो मैं 1-2 मिनट तो बात कर ही लेती थी। कैसे? बस मतलब अच्छा किससे बात करना है, अच्छा XYZ जो भी नाम होता था, अच्छा अभी तो वो थोड़ी देर बाथरूम में है, आप बता दीजिए मतलब आप कितनी देर बाद फ़ोन करेंगे, अच्छा इतनी देर बाद फ़ोन करेंगे, क्यों आप पहले नहीं फ़ोन कर सकते? अगर वो पहले आ गए बाथरूम से तो फिर मतलब मैं कैसे बताऊँ कितना अर्जेंट मामला है, मतलब 1 से 10 के बीच में अगर बोलूँ तो कितना अर्जेंट लगेगा। तो वो मतलब थोड़ा सा टाइम पास ऐसा हो जाता था मेरे में कि गलत नंबर। अरे अच्छा ये नाम था, ओहो मैंने कुछ और सुना, सॉरी। तो ऐसे मैंने बड़े रॉन्ग नंबर पे बात करी है बचपन में, तो मैं बात अच्छे से कर सकती हूँ काफ़ी लोगों से, तो इस वजह से दोस्त बहुत अच्छे से बना लेती थी। और हाँ मतलब बचपन से जो एरिया के दोस्त से लेके स्कूल के, कॉलेज के, ट्यूशन के, हाँ मैं दोस्त तो मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ। अभी कितने रहते हैं ज़्यादा देर तक वो डाउट रहता ही है, क्योंकि काफ़ी तो रास्ते में निकल जाते हैं। मतलब जब तक मैं एफर्ट करती रहती थी तब तक रहते हैं दोस्त। पता नहीं क्यों शायद दोस्तों को ऐसा लगने लग जाता है एक टाइम के बाद कि अगर हम कोशिश करें ज़्यादा तो इसको ये ना लगे कि अब ये कुछ बन गई है इसलिए हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़े टाइम बाद जब मेरे पास समय नहीं रहा, मैंने कंसेक्यूटिवली अप्रोच नहीं किया होगा, तो वो बात होनी छूट गई, तो ऐसे फिर अलग हो गए, नई बात हुई काफ़ी टाइम तक। बट ऐसे ही छूटे हैं जो दोस्त मेरे छूटे हैं ज़्यादातर। तो मुझे एक्चुअली फिर
मुंबई आके कुछ मेरे एक दो दोस्त जो मेरे क्लास में होती थी 11वीं 12वीं में, वो मुंबई में मिले, उनसे अब दोस्ती मैंने अपनी रिवाइव करी है लिटरली। तो हाँ, अब मैं उनसे रेगुलरली मिलती जुलती हूँ। वो भी हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोफेशंस में ही हैं, एक्टर्स नहीं हैं बट रिलेटेड ही हैं। तो अब काफ़ी, और कॉलेज वालों से तो मैं इन टच हूँ बहुत बहुत अच्छे से। बचपन की कोई ऐसी याद जो अच्छी नहीं हो? जो अच्छी नहीं हो, एक्चुअली ऐसी कोई भी नहीं जो इतना गहरा असर कर गई हो जो अच्छी नहीं लगती है, वो ऐसी कोई भी नहीं। काफ़ी समय जैसे यूजुअली जो बाहर से आते हैं इंडस्ट्री से, उनसे ये पूछा जाता है कि अच्छा तुम अपना चाइल्डहुड या अपना ग्रोइंग अप ईयर्स बताओ, तो हमसे उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्रबल होगा। हाँ, ट्रबल होगी, मतलब और कुछ नहीं तो स्ट्रगल टाइम पे तुम फुटपाथ पे तो जरूर सोए होगे ऐसा तो हुआ ही होगा। नहीं तो मतलब चलो तुम बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते होगे, फैमिली सपोर्ट बहुत सॉलिड होगा। नहीं, मैं ऐसे कोई, मैं तो एक्चुअली टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो और मेरा चाइल्डहुड भी मतलब बड़ा ही, मतलब वही था जैसे मम्मी के पास तुम हर चीज़ का रोना रोते हो या कंप्लेन करते हो, बट वो कुछ कर नहीं सकती हैं। उनके बारे में बताइए। वो ऐसी हैं कि उनको सब कुछ अच्छा लगता है जो मैं करती हूँ। अच्छा, ठीक है। बचपन में नहीं अच्छा लगता था इतना क्यों? बचपन में बहुत अजीब होता था, अभी अब बदल गया। बचपन में होता था कि इस तू बिल्कुल नहीं सुनती है, तू बहस बहुत करती है। अच्छा। तो मैं बिल्कुल वो उस तरह की ब्लैक शीप होता है ना फैमिली का वो थी, क्योंकि उनको लगता था कि यार मेरे भाई की बेटी और पापा के बहन की बेटी दोनों, मेरे से जो एल्डर कजन्स थी मेरी, उनको देख लो और इसको देख लो, वो एकदम मतलब अच्छे से, वो कहते हैं अच्छे बच्चे गाय की तरह जो बोलो उनको वो ऐसे हाँ जी, और कोई सवाल नहीं पूछना, बहस नहीं करना, जो बोलो उनको अच्छे से फॉलो करना। तो इसको क्या परेशानी है? तो मैंने कहा भाई मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, एक बच्चा है पूछ रहा है, मतलब मेरे को नहीं पता है, मैं जानना चाहती हूँ, आप मुझे ऐसा करने को कह रहे हैं क्यों? तो वो उस बात को मेरी को हमेशा ऐसे दिखा जाता था कि मैं बहुत बैडली बिहेव्ड किड हूँ, कि मैं सवाल पूछती हूँ, बहुत बहस करती हूँ, और हमेशा उन दोनों की मुझे नसीहत दी जाती थी। तो लिटरली एक टाइम के बाद बच्चे के अंदर हो जाता है ना कि यार मतलब मेरे को इनसे बात ही नहीं करनी, मेरी ये जो दो कजन्स हैं मुझे इनकी शक्ल नहीं देखनी है मुझे कि ये क्यों है मेरी लाइफ में तो ऐसी होती थी मेरी माँ ग्रोइंग अप टाइम में कि तू बहुत सवाल पूछती है, बहुत बहस करती है, तेरे को कोई पसंद नहीं करेगा फैमिली में, मतलब लड़कियां ऐसे नहीं बिहेव करती हैं और वो सब तरीके से मुझे बोला जाता था। और ऑब्वियसली अब आज की तारीख में तो मेरी माँ को जो मैं करती हूँ उनको कहते नहीं ये संभाल लेगी। उनको एक्चुअली रियलाइज़ हुआ ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि मैं कुछ भी करके सॉर्ट आउट कर लेती हूँ अपनी लाइफ अपने तरीके से। मैं बाय द बुक नहीं चलूँगी, बट फिर भी ऐसा कुछ गलत कदम मैंने नहीं उठाया है जिसको मैं ठीक ना कर सकी हूँ खुद। तो वो अब उनको काफ़ी साल बाद विश्वास आ गया, तो अब उनको मैं जो करती हूँ वो सही लगता है। वही थी एक्चुअली जिनकी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ इन अ वे। शादी से पहले उनको मायापुरी पढ़ने का और ये सब फिल्मों की जानकारी रखने का, सारी गॉसिप हो चाहे फिल्मों की और मतलब फिल्म स्टार्स की, सब पता होती थी मेरी माँ को मुंह जुबानी। शादी के बाद क्योंकि फादर की फैमिली में किसी को शौक नहीं था फिल्म्स का, टीवी पे अगर कुछ लंच डिनर टाइम पे चल रहा हो तो देख लेते हैं, तो वो उस माहौल की वजह से मेरे मदर की जो वो इच्छा और चाह थी फिल्म वर्ल्ड वाली कि मतलब देखूं फिल्में या पढ़ूं और सब, वो धीरे धीरे आसपास कोई भी नहीं कर रहा तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने सी लग गई। तो वो थोड़ा टाइम बाद बड़े होके फिर मेरी माँ वो डिफरेंट ब्रांड्स के ना डीलरशिप्स मिलती थी जो हाउसवाइफ्स ने लेनी शुरू कर दी थी, ताकि वो अपने फ्रॉम होम वो चीज़ें सेल कर सकें एंड वॉट एवर प्रॉफिट दे अर्न। सो वो मेरी माँ ने करनी शुरू कर दी थी जस्ट सो दैट कि उनको लगे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे घर खर्ची के लिए, बच्चों के लिए वो थोड़ा जुटा सकें, क्योंकि वैसे तो वो कोई काम रेगुलर जॉब टाइप नहीं करती थी। तो उन्होंने वो करनी शुरू करी और वो काफ़ी साल उन्होंने सेव किया। और एक टाइम ऐसा आया कि जब कॉलेज के दौरान सेकेंड ईयर में मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, और पर मुझे थोड़ा मन है कुछ काम करने का, कुछ पैसे कमाने का। तो मेरे को लोगों ने बोलना शुरू किया तू दिखती ठीक ठाक है, मॉडलिंग ट्राई कर ले एंड ऑल। तो वो पता करके जब पोर्टफोलियो खिंचवाने की बात आई तो वो मेरी माँ के जो वो सेव्ड पैसे थे वो सारे ये सारे छोटे छोटे काम से वो ही उन्होंने चुपके से हम पापा को बताए बिना
हम दोनों गए एक फोटोग्राफर के स्टूडियो एंड वहाँ पे खिंचवा के आए और थैंकफुली कि वो मैं रिटर्न कर सकती थी। आई थिंक वो फ़ोटोशूट के नेक्स्ट दिन ही मैंने अपनी पहली प्रोफेशनल फ़ोटोशूट करी एक ब्रांड के लिए। और उसके बाद से मतलब फिर वो पापा को पता चला, फिर धीरे धीरे उनका मूड ख़राब हुआ, फिर उनका थोड़ा टाइम बाद मूड ठीक किया और हाँ फिर तब से ऐसे चल रहा है। बट ये शुरुआत मेरे माँ के वो दिमाग में जो कह लो थी चीज़ें इस इंडस्ट्री को लेके, उस वजह से वो हिम्मत जुटा पाई कि वो जो सेव्ड पैसे थे, जो उस टाइम के कुछ 25,000 रुपये समझ लो आप, बहुत होते हैं 15 साल रफली पहले, 13-14 साल पहले में भी, तो वो उनके लिए, वो भी उन्होंने जो घर की खर्ची के लिए जो चीज़ें बचाए थे वो सब के लिए उन्होंने दिए थे, तो वो काम आ गए। और पापा से कैसा रिलेशनशिप रहा बचपन से? वो बिल्कुल ऑपोजिट है मेरे मदर के। पापा को, जैसे मदर को मेरा सब कुछ पसंद है जो मैं कर रही हूँ, पापा को कुछ पसंद नहीं होता। तो अभी भी हाँ मतलब अप्रिशिएट कम ही करते हैं। पहले भी कम ही करते थे, अभी भी कम करते हैं। अब ये है कि अब उनकी भी उम्र हो गई है, तो अब उनकी बहसबाजी की जो लिमिट है वो थोड़ी कम हो गई है। क्योंकि अब वो उन सब मुद्दों पे नहीं बहस कर सकते जो पहले करते थे। तो अब ठीक है, तुम्हें जो करना है करो वाली बात अब ज़्यादा हो गई है। बट ऐसा नहीं है कि कभी वो रुक के मुझे अप्रिशिएट करे, ना पहले कभी किया था ना अभी करते हैं। बट हाँ, जब तुमसे वो तुम्हारी बात मान ले, मेरी और मेरी बहन का ये मानना था, जब हमारी बात मान लेना मतलब कि वो अप्रिसिएशन वही है। बिना कुछ टॉन्ट कसे या बिना कुछ अगेंस्ट बोले अगर वो मान गए तो मतलब उन्हें पसंद है बात। तो वो हमने सीख लिया विद टाइम। बट स्टार्टिंग में तो बहुत ही मतलब डर सेंटेंस फ्रेम करने कि अच्छा पापा से कोई चीज़ की परमिशन लेनी है तो पहले ये लाइन बोलनी है, उसके बाद ये लाइन बोलनी है, ऑर्डर ऐसा होना चाहिए तो शायद मान सकते हैं। और एंड में अगर बहुत बात करने के बाद पापा ने ये बोल दिया जाओ जो करना है करो, मतलब कि हाँ है। तो वो मान लो हाँ हो गया, हाँ हो गया, हो गया। तो वो अभी भी वो ऐसा नहीं है कि आसानी से हाँ बोल दें किसी चीज़ को। अब वो अलग बात है, परमिशन मांगनी ही कम कर दी हमने काफ़ी चीज़ों की। हर चीज़ की परमिशन नहीं होती कंपेयर टू पहले, अभी थोड़ी कम चीज़ों की होती है। बट अभी भी जो करना है करो इज अ यस एंड नो अप्रिसिएशन कंटिन्यूज। सो इट्स अ कॉन्ट्रास्ट इन माई लाइफ। मतलब घर में अगर पंखा 3 नंबर पे है तो 1 नंबर पे क्यों नहीं है, 1 नंबर पे तो 3 नंबर पे क्यों नहीं है, एसी का टेम्परेचर 25 है तो 20 क्यों नहीं है, 20 है तो 25 क्यों नहीं है, ये वाली भी उनको परेशानी रहती ही है। अब तो मैं समझ रही हूँ अब रिटायर हो गया, पापा के पास और कोई काम है नहीं rather than क्लोजली मॉनिटरिंग के देख क्या कर रही है, उसमें क्या परेशानी है, मैं खोद के निकालूंगा। अब वो मेरे और मेरी बहन के लिए ना कॉमेडी हो गई है कि पापा कोई भी परेशानी निकालते हैं, मैं और मेरी बहन हंसते हैं फिर हम रिप्लाई करते हैं। ये फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पे होता है? व्हाट्सएप ग्रुप है नहीं हमारा थैंकफुली फैमिली का, वो हमने थैंकफुली नहीं बनाया और हमने मेरी बहन ने रियलाइज किया कि बनाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वरना उस पे इतने फॉरवर्ड भेजेंगे, मेरे माँ बाप इतने फॉरवर्ड भेज रहे वो नया नया फैसिनेशन है ना सोशल मीडिया का या फेसबुक पे है, दोनों यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं क्योंकि अब दोनों रिटायर्ड से ही बैठे रहते हैं और दोनों को परेशानी है एक दूसरे के ऑनलाइन कितनी देर बैठते हैं। अच्छा। तो पापा सारे टाइम जब मैं घर जाऊँ ये देख ले, ये फेसबुक पे बैठी रहती है मम्मी के बारे में, ये फेसबुक पे बैठी रहती है, ये देखो। और कहते हैं तुसी भी तो देखते रहते हो। तो पापा भी लगे हुए कि भाई यूट्यूब के आप भी तो देखते रहते हो वीडियो सारे टाइम पे, ये फलानी जगह क्या हो रहा है, ढिमकानी जगह क्या हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के कंप्लेंट जो है वो हमारे सामने रखते थे और दोनों हमारे को फॉरवर्ड भेजते रहते हैं। ठीक है, पापा फॉरवर्ड भेजेंगे कि कैसे एक जगह की सिख कम्युनिटी ने मिल के हेल्प किया लंगर में या कहीं पे, ये देखो कुछ हिस्टोरिकल कोई चीज़ भेजेंगे, माइथोलॉजिकल कोई कम्युनिटी को लेके। मेरी माँ जो है वो कुछ साइकोलॉजिकल के कैसे अपने मेडिटेशन में अपना माइंड काम रखें, ऐसी चीज़ें मेरे को भेजें। और मैं और मेरी बहन हमने तो वो जो डाउनलोड बटन है ना वीडियो का, वो ही हमने दबाना ही बंद कर दिया। तो हमें नहीं बनाना फैमिली ग्रुप, कोई कुछ नहीं चाहिए हमारे इनके वीडियोस। फिर मम्मी पूछती भी जाके, मैंने तेरे को वो वीडियो भेजी थी तूने देखी?
मैं कहा नहीं देखी, मैं तो ना फिर मम्मी अपने डिफेंस से बोलती है मैं हर वीडियो थोड़ी ना बेचती हूँ मैं तो थोड़ी बहुत ही बेचती हूँ। अब मैंने कहा मम्मी आप देखो, आप मेरी चैट के अंदर आपकी वीडियोस ही वीडियोस है जो आप बेचते हो मुझे। तो हाँ ऐसी अब ऐसी सिचुएशन हो गई है दोनों की साथ में। तो फिर स्कूल के बाद क्या हुआ दिल्ली में? स्कूल के बाद ये हुआ कि एक बहुत बड़ा झटका लगा मुझे कि मेरा आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ है। मेरे लिए मेरी लाइफ के वो जो 2 बड़े झटके जो जिसमें मेरी आंसू निकले हों वो थे आईआईटी में नहीं हुआ, और पर्सनली एक झटका सबसे बड़ा ये था जब मैं अपने फादर की बाईपास सर्जरी के समय उनको मैंने स्ट्रेचर पे देखा था। इसके अलावा ऐसे कोई मेजर झटके मेरे को लाइफ में लगे नहीं है। स्कूल के बाद जब आईआईटी वगैरह में नहीं हुआ, डीसी आईआईटी में नहीं हुआ, जहाँ मुझे लगा था मैंने तो बहुत पढ़ाई करी है, होना चाहिए एंड ऑल, वो नहीं हुआ। इंजीनियर बनना चाहती थी मैं। मेरे को मैथ्स का शौक था बहुत, फिजिक्स का बहुत शौक था, पढ़ाई करने का इनका, ये दोनों सब्जेक्ट। क्योंकि मेरे दिमाग में ना मैथ्स और फिजिक्स इज इक्वल टू इंजीनियर होता था 12th क्लास में। और कौन सा प्रोफेशन बड़ा हैपनिंग चल रहा है इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, तो ले लो। वो तो मैंने दूसरे साल में जाके रियलाइज़ किया कि अरे ये इंजीनियरिंग इज़ नॉट अबाउट मैथ्स और फिजिक्स, मतलब ये और भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, इवेंचुअली तुम्हें कुछ और बनना होता है। और ये कंप्यूटर साइंस, मुझे ऐसा कोडिंग का शौक नहीं था। अच्छा। वो तो क्योंकि ये फील्ड फैंसी है इंजीनियरिंग में उस समय, तो ले लो। वो फिर सेकेंड ईयर में जब टूटा तो फिर मैंने तब तक सोच लिया था ये इंजीनियरिंग ख़त्म करेंगे अच्छे से, फिर एमबीए करेंगे, क्योंकि फिर बोला जाता था ना बीटेक और एमबीए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो वो उसके लिए कर लेंगे। और बीटेक के अंदर मतलब एक अच्छी सॉलिड ग्रेजुएशन डिग्री आपके हाथ में है, तो वो कर लेंगे, प्रोफेशनल डिग्री है एंड ऑल, तो वो सब और पढ़ाई का शौक था तो इतनी बुरी नहीं लगती थी ये चीज़ें। वो तो सेकेंड ईयर में रियलाइज़ किया कि ये नहीं करना है आगे, एमबीए करना है तो इंजीनियरिंग नहीं आगे करनी है, तो कुछ और कर लेते हैं साथ साथ में, ताकि मन इतना बुरा ना माने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, कुछ और करते हैं साथ में, कुछ और 4-5 चीज़ें साथ में करने का तो मैंने बचपन से ही शौक पाल रखा था। तो वो क्या सपने थे मेरे ना हर साल बदलते थे। एक तो मतलब एक साल मुझे कुछ एस्ट्रोनॉट बनना है, एक साल मुझे कुछ साइंटिस्ट बनना है, एक साल मुझे कुछ शायद एक बार टीचर बनने का भी शौक हो जाएगा। मेरा हाइपर एक्टिव माइंड ना कभी स्टेबल नहीं रहा है प्रोफेशन पे, ना तब ना अब, अगर आप मुझसे पूछें अभी भी तो ऐसा नहीं होता। अगर मुझसे लोग पूछते हैं कि 10-15 साल बाद आप क्या कर रहे होगे, तो मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि मैं सिर्फ एक्टर ही रहूँगी। तो मुझे अभी भी मेरा वो जो स्टेबिलिटी है फ्यूचर को देख के, वो इतनी सॉलिड नहीं रही है। मेरे को हमेशा लिविंग इन द मोमेंट में ना बड़ा मज़ा आता था। आज मेरा ये बनने का मन है तो मैं आज ये बनूंगी, कल मेरा कुछ और बनने का मन हो तो कुछ और बनूंगी। अब वो अच्छे तरीके से ले लो या बुरे तरीके से ले लो, हमेशा मैं बोला ना, मुझे लगता था एक लाइफ है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि वो बचपन से दिखाता है इस लाइफ के बाद तुम कीड़े बन जाओगे, इस लाइफ के बाद तुम मतलब तुमने अच्छे कर्म किए तो ये हो जाएगा, बुरे करे तो मुझे लगता था कि ये एक लाइफ है ना, मुझे जल्दी अच्छे से जी लूं मैं जितनी सारी जीनी है। कीड़ा बनने से पहले एस्ट्रोनॉट बन जाऊं। कि अच्छा नहीं करोगे तो तुम कीड़े बन जाओगे, नहीं तो तुम मतलब तुम्हारे को अच्छी और बेटर लाइफ मिल जाए। मैंने कहा क्या पता। ये कौन कहता था? ये बड़े लोग सिखाते हैं ना आपको कि आपको अच्छी चीजें, अच्छे काम करने हैं, किसी को हर्ट नहीं करना, अच्छे से बात करनी है। अरे ये लड़की बहस बहुत करती है तो ये तेरा नेगेटिव हो गया, तो तेरा ये गलत काम है। तो मैंने कहा ऐसे तो मेरे गलत काम बहुत बढ़ जाएंगे, ऐसे तो मैं कीड़ा ही बनूंगी। तो इसलिए बेटर है कि मैं अच्छे काम करूं, जितने काम कर सकती हूँ मैं कर लूं इस लाइफ के अंदर। तो वही होता था, हर साल अलग प्रोफेशन बदलता था। इंजीनियरिंग में भी कभी सोचा ये कर लूँ, एक मिस इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया मैंने कुछ तीसरे साल में, 3rd ईयर में थी जब मैं इंजीनियरिंग के, वो करके आई। मैंने कहा यार ये दुनिया तो अपनी नहीं लग रही, मतलब अच्छी लगती है दूर से देखने में, बट अंदर घुस के नहीं मज़ा आया। मॉडलिंग एज अ प्रोफेशन ना मुझे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया। मुझे लग रहा था कि मेरा दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि मेरे को जाके बोला जाता था आप ऐसे, किसी ने आपके लिए लुक सेट कर दी है, आप यही लुक करेंगे, किसी ने आपका पोज सेट कर दिया, आप यही पोज करेंगे, आपको ये चीज़। तो मतलब मेरे को एज अ ह्यूमन बीइंग एनर्जाइज और चार्ज फील नहीं हो रहा था, मेरा दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था। तो मैंने कहा ये मज़ा नहीं आएगा, ये ज़्यादा देर नहीं हो सकता। तो मैंने कुछ मुश्किल से खींच के नहीं तो कुछ साल से ज़्यादा मॉडलिंग नहीं करी, इंक्लूडिंग दैट मिस इंडिया वाला समय। और उस समय ना मतलब मेरे को लगा कि यहाँ पे ना वो
फेवरेटिज्म ऑफ सॉर्ट्स बहुत होता है। वो स्कूल कॉलेज में क्या होता है, आपके जितने नंबर आएंगे आपको उतनी रैंक मिलेगी, आपका उतना वाहवाही होगी। पहली बार मैंने फेवरेटिज्म देखा अपने आसपास कि अच्छा तुम कितने अच्छे हो उससे ज़्यादा मैटर करता है कि तुम किसके कितने फेवरेट हो। वो चीज़ एक स्कूल कॉलेज के दौरान मैंने पहली बार देखी। तब तक सिर्फ नंबर ही तुम्हारा दिमाग ही डिसाइड करता था कि तुम कहाँ तक पहुँच सकते हो। तो वो निकल के उसके बाद इंजीनियरिंग ख़त्म करी, थैंकफुली डिस्टिंक्शन नंबर आए और थर्ड ईयर में ही मुझे याद है मिस इंडिया से वापस आते सारी कैंपस प्लेसमेंट हो रही थी। तो पहली कंपनी जो बैठी थी इन्फोसिस, तो मैं उसमें बैठ गई थी कि मुझे था कि मैं पहली दूसरी में ही निकाल लूँ एक सीट, क्योंकि जाना तो है नहीं वैसे भी, बट पापा वरना कल ये ना बोलें कि तुम इसलिए कुछ और कर रही हो कि तुम्हारे को नौकरी नहीं मिली। तो वो होता है ना कि बैलेंस कि मैं ये करके दिखा दूंगी, अब मुझे करने दो, ये मेरा बार्टर है मेरे घर वालों से। सो अब ये कर ली। अब मैंने तैयारी शुरू करी एमबीए की। एमबीए की पहले अटेम्प्ट में कुछ 88% आए थे। तो मुझे एक तो अपने आप से ही बहुत उम्मीदें होती हैं। एक तो मे बी बिकॉज ऑफ माई फादर, क्योंकि मेरे जब 90% नंबर भी आए थे 12वीं में, तो मेरे फादर ने मुड़ के अप्रिशिएट नहीं किया था। ये कहा था कि यार थोड़े से और आते ना तो तू फर्स्ट आ जाती, क्योंकि मैं सेकंड आई थी। तो इस वजह से अब उस समय वो था कि 88% से ज़्यादा आने चाहिए थे, 90 से ऊपर आने चाहिए थे। मैंने कहा कोई नहीं, आखिरी डिग्री अच्छे से करेंगे, 1 साल ड्रॉप करके फिर करेंगे। 1 साल ड्रॉप करने के समय इन्फोसिस तो ज्वाइन करना नहीं था, और मॉडलिंग की वजह से जगह जगह फ़ोटोज़ थी मेरी ब्रांड्स की एड्स में। तो फ़ोन आने शुरू हो गए थे मूवीज़ के लिए। हिंदी से कुछ खास फ़ोन नहीं आ रहे थे, साउथ से काफ़ी आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे नई लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कंपेयर टू हिंदी बैक देन, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने बोला ना, तो देखिए मुझे एक्टिंग आती है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में कभी किसी प्ले नाटक किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना ही मुझे आपकी भाषा आती है, अभी कैसे होगा ये। तो वो कहते हैं आप घबराइए मत, मतलब ऐसे काफ़ी लड़कियां आती हैं नॉर्थ से जिनको हम सिखा देते हैं, तो आप आइए अगर आपका मन है। तो मैंने कहा मैं इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद वाले ऑप्शंस जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो लूँगी। तो इंजीनियरिंग मुझे याद है मेरी कुछ जुलाई अगस्त में मेरा ख़त्म हुआ फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम, और सितंबर में मैं मदुरई पहुंच गई अपनी पहली पिक्चर के लिए। तमिल और तेलुगु, एक तेलुगु पिक्चर मैंने साइन करी साथ, क्योंकि 1 साल है, वही ना, जल्दी कर लो सब कुछ कर लो। तो 1 साल है, एक तमिल एक तेलुगु साइन करी। मैंने कहा वैसे भी 1 साल के बाद वापस आके एमबीए करनी है, तो कर लेते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं। मदुरई पहुंच गए, फिर वो किया, पहली पिक्चर हिट हो गई। तो मैंने कहा अच्छा ये भगवान कहीं हिंट तो नहीं दे रहा कि ये हो मेरी लाइफ, ये प्रोफेशन हो, अब अच्छे से ट्राई करते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने फ्रॉम स्क्रैच सीखी एक्टिंग, कैसे रहते हैं इस इंडस्ट्री में। I want to come back to the IIT, but इससे पहले ज़रा स्कूल का चक्कर मारते हैं जो मेरे पेरेंट्स ने सेटअप किया। ओह हाँ जी, 40 साल पहले। वो स्कूल एक्चुअली मुझे बहुत फैसिनेशन है स्कूल्स में जाने का। क्योंकि मुझे लगता है कि एक एजुकेशन ही है जी, जो हमारी काफ़ी सारी समस्याओं का हल है। नमस्ते। नमस्ते। इट्स ओके सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे बहुत सुना आपके बारे में। मेरा नाम है तापसी पन्नू। ये बहुत बड़ी कलाकार हैं। छोटी सी मम्मी तो। नमस्कार, तापसी नाम है मेरा। सो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो वर्चुअल क्लासरूम्स हम कर रहे हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा सर बचा के। बहुत लोग तो जानते होंगे, आप हैं तापसी पन्नू जो फिल्म नहीं जानते होंगे। अगर आप पिक्चर थिएटर में नहीं देखते तो पता टीवी में जानते होंगे शायद। टीवी में देखते होंगे। हाँ वही जैक, मुझे पता है। ये सब बच्चे हैं जो इनकी उम्र के, ज्यादातर जो थिएटर में शायद जाके नहीं देखते इतनी पिक्चरें, उनको मेरी साउथ की पिक्चरों से ही पता है। या तो उनको जैकपॉट पता होगी या उनको कांचना पता होगी, है ना? देखा, मेरे को पता था। They will connect to their teacher. वो कहाँ है टीचर? वो हैं चंडीगढ़ में। अच्छा। हाँ। So, hello Monita. अच्छा। Oh nice. So some Punjabi pride happening. Always हमारा pride 24/7 चालू ही रहता है। तो मोनिता रोज इंग्लिश पढ़ाती हैं
स्पोकन इंग्लिश ओके बच्चों को, एंड देन वी हैव अ कपल ऑफ अदर टीचर्स। सो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो गैप्स रूरल एजुकेशन में हैं, फिजिकली जो टीचर उनको उपलब्ध नहीं हो पाते, सो दिस इज़ अ यूनिक एक्सपेरिमेंट नेशनली विच वी फील इज़ एन एग्जाम्पल फॉर रूरल स्कूल्स एनीवेयर इन द कंट्री कि आप कैसे इसको प्लग कर सकते हैं। चीटिंग हो रही है, थोड़ी नकल हो रही है अगल बगल से। वंडरफुल, अच्छा, वेरी नाइस सचिन, गुड लक, थैंक यू, Thank you, बाय Monica. बाय बाय Thank you. मोनिका, बाय थैंक यू, बाय बाय। बाय Take बाय। तो हम आपके आईआईटी के सपने की बात कर रहे थे, हाँ जी, वो कैसे पला, कैसे वो यही टूटा। जो भी इंजीनियर बनना चाहता है शायद उसके लिस्ट में सबसे ऊपर आईआईटी ही होता है कि आईआईटी में एडमिशन हो जाए, और पढ़ाई भी जेईई की प्रिपरेशन की ही होती है। राइट। वो करोगे, उसके बाद उसके नीचे वाले हो जाएंगे, मतलब एम उस तक करो, उसके नीचे हो जाएगा जो भी हो रहा होगा क्लियर। तो ना मेरा वो हुआ, ना मेरा उसके बाद जो डीसी होता है वो हुआ, तो मेरे को इंद्रप्रस्थ में हो गया। थोड़ा टाइम बाद अब यू मूव ऑन बिकॉज यू स्टार्ट मीटिंग पीपल अपने कॉलेज में जाके, सब सेम कश्ती में है वहाँ पे, क्योंकि सब सारे जिसने इंजीनियरिंग की तैयारी करी है वो आईआईटी के बाद डीसी के बाद वो वहीं पे ही आया है। Right. तो सब एक दूसरे को चल भाई साथ में टाइप वाला वो जो फीलिंग होती है ना, हम सब साथ हैं इसके अंदर, वो होने लग गया। तो उसके बाद वो निकल गया, उसके बाद वो एमबीए के टाइम झटका, फिर दोबारा कैट में उतना नहीं आया जितना मेरे को लगता था मेरे को मिलना चाहिए, आग मैं कर सकती हूँ। फिर वही रोना धोना घर में, मेरी तो लाइफ खत्म है। एमबीए में अपनी पसंद की जगह ना होने के बाद, हाँ, वहाँ पे परसेंटाइल का चक्कर होता है कैट में, तो 90 परसेंटाइल से ऊपर आते तो मेरे को वो शायद उस तरह के कॉलेजेस मिलते जिसमें मेरा मन था, पर वो नंबर ही 90 से ऊपर नहीं आया। मैंने कहा अभी जाने को जा सकती थी मैं किसी भी कॉलेज में, थे ऑप्शंस मेरे पास, तो मैंने कहा अगर अब भी चली गई ना तो फिर वो दोबारा उसको ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आखिरी डिग्री है, अच्छे से करेंगे, तो वो सोच के फिर तो वही धक्के जो लगे थे फिल्में फ्लॉप होने से ज्यादा वो लगे थे, क्योंकि फिल्में फ्लॉप होने के टाइम मैं रोई नहीं हूँ कभी। अच्छा, वहां मैं रोई थी। आपकी जो रूट्स हैं पंजाब की और वहाँ का जो परिवार है, आपकी दादी हैं, उन लोगों के बारे में बताइए। उन लोगों के बारे में, दादी हैं तो मेरे मैटरनल पैटर्नल दोनों, मम्मी पापा दोनों की साइड से सारे ग्रैंड पेरेंट्स में से सिर्फ मेरी दादी अभी बची हैं, कुछ 89-90 इयर्स ऑलमोस्ट। अच्छा। नाउ तो वो हैं जिनको जो एकदम कहने को तो पैटर्नल फैमिली होती है ना, मतलब वो पैटर्नल हेड वाली फैमिली होती है। यूजुअली हमारी कम्युनिटी में ऐसे ही होता है, बट कहने को तो ऐसे ही था, बट मेरी दादी का ऑलमोस्ट इक्वल से होता था फैमिली में, हमेशा से। राइट। सो मेरे दादाजी थोड़े से रिलेटिवली थोड़े से मान जाने वाले, आसानी से उस स्वभाव के थे। बट ये मुझे बताया जाता है, ये मुझे देखा तो है नहीं मैंने उनको। मेरी दादी जो थी वो कहते हैं ना कॉलिंग द शॉट्स इन द हाउस, और भय भी जो था वो उन्हीं का ज्यादा था घर में, अभी भी है। अच्छा। अभी भी ऐसा है, मेरी दादी ने अगर छींक मारी और उनकी तबीयत कुछ थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई, तो जो उनके तीनों बच्चे हैं, चाहे मेरी बुआ जो नोएडा रहती है, मेरे पापा, मेरे चाचा, सब छोड़ छाड़ के वो आ जाएंगे। तो वो जो श्रवण कुमार होता है ना, मेरी मम्मी तो एक्चुअली उनको श्रवण कुमार ही बुलाती है मेरे फादर को। क्योंकि ना और कुछ भी हो जाए, पापा शायद इतनी जल्दी रिएक्ट ना करें, क्योंकि मेरे पापा स्लो मोशन है लाइफ में। वो हर जगह लेट होते हैं, इकलौते शायद आदमी है 3 औरतों के साथ, बट सबसे समय वो लगाते हैं तैयार होने में। हर जगह लेट उनको पहुंचना है, गाड़ी स्लो वो चलाते हैं, तो सब कुछ स्लो है उनकी लाइफ के अंदर। वो उनको यहाँ अच्छा लगेगा, वो परफेक्ट आपके ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, स्लो है वो। बट अगर मेरी दादी को कुछ हो जाए, उनको कुछ चाहिए, तो मेरे पापा पहुंचेंगे सबसे पहले, भाग के, सब कुछ छोड़ छाड़ के। आपका भी एक गाँव कनेक्शन है? हाँ जी है, वो अभी भी वहाँ पे मतलब जाना, अब काफी साल हो गए, रिसेंटली अभी काफी साल हो गए। यूजुअली स्कूल कॉलेज के समय हर साल एक बारी तो मिनिमम जाते ही थे, छुट्टियां होती ही थी। कहाँ है ये? लुधियाना के आगे गांव है, एक सदार गांव है और एक बड़ुंदी गांव है। अच्छा। ये 2 गांव हैं, दादा का बड़ुंदी था, दादी का सदार था। तो वो दोनों गांव में, बड़ुंदी कम ही गए क्योंकि दादाजी की डेथ हो गई थी पैदा होने से पहले,
तो वो इस वजह से। और मेरी जो मम्मी की साइड है, मम्मी के पेरेंट्स जो थे वो दोनों लाहौर, मतलब मेरे नाना जी लाहौर साइड से आए। अच्छा। तो वो उधर से हैं। वो दोनों की, मतलब मैं काफ़ी छोटी थी जब दोनों की डेथ हो गई, कुछ करीब करीब ऑलमोस्ट सेम टाइम पे। बट सिखिज्म फैसिनेट करता है मुझे भी, मतलब आई थिंक इट्स सो ब्यूटीफुल। आई थिंक इट्स बिकॉज इट्स द लेटेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड ना, आई थिंक इसलिए काफ़ी चीज़ें जो हैं सब रिलीजन्स की जो हैं इनकॉर्पोरेट करी गई हैं। और मतलब थोड़ा सा मोर मॉडर्नाइज्ड आउटलुक है काफ़ी चीज़ों का, इस वजह से आई थिंक। और जो स्पिरिट, मतलब एज अ डिजास्टर रिपोर्टर मैं बहुत सी सुनामी हो या अर्थक्वेक हो या आई हैव बीन टू द वर्स्ट ऑफ प्लेसेस, और हमेशा मतलब ऑब्वियसली अलग अलग फेथ्स के लोग ज़रूर मिलते थे, पर मुझे एक लंगर वहाँ ज़रूर मिलता था जो सेल्फलेसली, मतलब इतनी खूबसूरत स्पिरिट है वो, सो इंस्पायरिंग, फैसिनेटिंग। या आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर ऑलवेज टॉट जी, कि टू सर्व। ये बचपन से जब हमारे को लेके जाते थे गुरुद्वारे में, तब भी यही बोला जाता था कि यू हैव टू सर्व। आप लंगर खाएंगे भी सारे साथ में एक जगह पे मिलके जी, क्योंकि एक ही लेवल पे सब बैठेंगे। आप देखो अगर गुरुद्वारे में तो सब एक साथ बैठ के खाते हैं, कोई वो नहीं होता कि आप जेंडर बायस नहीं होता, कास्ट बायस नहीं होता, सब साथ में बैठेंगे और सब खाना पका भी वही लोग रहे हैं, कोई ऐसे स्पेशली एम्प्लॉयड लोग नहीं होते। सो वो खुद जो लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं, खाना बनाते हैं, खाना सर्व भी करते हैं। तो हमसे खाना बनवाया, मैंने रोटियां भी बनाई हैं लंगर के लिए, और परोसी भी हैं, मतलब सर्व भी किया है सबको, वहाँ बैठ के खाया भी है और बर्तन भी मांजे। तो ये हमारे को शुरू से बचपन से लेके जाया जाता था गुरुद्वारे, ये सब करवाने के लिए। तो वो सेवा है, वो सेवा है, वो वहाँ की साफ सफाई करनी, वहाँ पोछे भी मारे हैं गुरुद्वारे में, क्योंकि दिस इज द थिंग कि आप गए हो गुरुद्वारे तो 10 मिनट कोई सेवा तो करो ही। तो वो चीज इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, या लाइक गिविंग बैक कह लीजिए, या मतलब एक तरीका है क्योंकि आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, इट्स अ वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड। So that is what was taught since beginning, which you know वहाँ पे उस टाइम बचपन में फोर्स किया जाता है आपको करना है, ये आप उस टाइम लगता है भाई क्यों करना है, मतलब कौन सा कंपल्शन, बट नाउ एज यू ग्रो अप यू अंडरस्टैंड। इसने आपको शेप किया किसी तरह एक इंसान के तौर पे एज अ पर्सन? हाँ, इसी चीज़ ने और काफ़ी ऐसी चीज़ों ने, क्योंकि मेरे घर में ना कभी मुझे ये नहीं बताया गया कि कास्ट क्या होता है। मेरे को अभी भी मतलब कई बार किसी पूजा में बैठते हैं तो कुछ गोत्र पूछते हैं, जी, तो मेरे को नहीं पता होता क्या बोलूं रिटर्न में। तो मैं आज तक नहीं बता पाई कि क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्या बोलना है। मेरे को अपना सरनेम पता है क्योंकि वो दिया है, और स्कूल में जब सिखाया गया था, मुझे याद है, पता नहीं हिस्ट्री में लेसन में या पता नहीं कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मुझे स्कूल में पता चला, घर में नहीं पता था ये बात। तो पता करने के बाद जब मैं घर आई तो मैंने पूछा कि हम क्या हैं, तो मुझे बड़ा ही एम्बिगुअस सा आंसर मिला था कि भाई ज़्यादातर सिख कम्युनिटी के लोग क्षत्रिय में ही आते हैं। तो दे डिडंट गिव मी अ वेरी डेफिनेटिव आंसर, एंड टिल डेट आई डोंट हैव दैट, एंड नाउ तो आई डोंट इवन बॉदर आस्किंग। सो हाँ, तो आज तक मुझे ये नहीं पता। तो मुझे ये बस इकोनॉमिक स्ट्रैटा के डिफरेंस की वजह से मैंने डिफरेंस देखा है, इन द सेंस कि अगर मेरे घर में काम वाली आती थी तो वो उसको चाय भी दो, खाना दो, तो वो किचन में ना नीचे बैठ के खाती थी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ऐसे क्यों बैठ रही है मम्मी, उसको वो नीचे क्यों बैठी है। कहते उसकी मर्जी है, मैंने उसको नहीं बोला है। तो मुझे वो थोड़ी सी बात अजीब लगती थी, क्या डिफरेंस है। बट फिर मैं जब बड़ी हुई ना, मैंने ये सोचा था कि ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में नहीं लाऊंगी, क्योंकि मैं किसी को ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकती कि तुम नीचे बैठोगे मैं ऊपर बैठूंगी। तो चाहे वो मेरा स्पॉट बॉय हो, चाहे वो मेरी हाउस हेल्प हो, अगर वो खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, अगर स्पॉट बॉय के साथ तो मैं ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि हर जगह जाती हूँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जहाँ मैं खाना खाती हूँ मैं उसको अपने साथ बैठा के खाना खिलाती हूँ, कि मुझे कभी ऐसा फील ना उसको कराना। उसका काम है मेरा ध्यान रखना, बट उसके काम की प्रोफाइल में नहीं आता नीचे बैठ के खाना या कहीं और दूसरे, क्योंकि ये मुझे ऑकवर्ड लगता रहेगा कि अगर वो कहीं और बैठेंगे। तो ये चीज़ आई थिंक बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई बिलोंग टू, कि मैंने नहीं सुने ऐसे डिफरेंसेस का लॉजिकल रीज़न, तो इसलिए अभी तक नहीं है। Are you religious? Not too much, मतलब हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ,
हाँ, तो मेरे को हमारे तो मतलब फेस्टिवल्स ही थोड़े मतलब इतने नहीं होते जो याद रखने पड़े, या इतने रिचुअल्स नहीं होते। ज़्यादा फेस्टिवल्स का एक ही रिचुअल है, लंगर में जाओ, खाना बनाओ या स्टॉल लगा के यू गिव शरबत देते थे, या फिर खाना देते हैं कुछ, या फिर गुरुद्वारे जाना है। तो इतना कुछ हमारे को रिलीजन के नाम पे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एक्सट्रीम चीज़ें नहीं सिखाई गई, क्योंकि बेसिक टीचिंग्स थी बस बी नाइस, गिव, सेवा करो, बस वही, मतलब बी गुड इज़ व्हाट, और सेवा करो, यही मेन टीचिंग्स होती थी, और कुछ ज़्यादा रिलीजन के नाम पे नहीं बताया गया मुझे घर पे। जो आइडेंटिटी है इंसान की, और जो अक्सर उसके नाम से आती है, इस पे मैं सोचता हूँ कई बार, हम जो पैदा होते हैं तो हमें अपने नाम के साथ एक आइडेंटिटी, एक वर्ल्ड व्यू, कौन अच्छा है हमारे लिए, कौन बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सौंप दिया जाता है। ये हमारे अधिकार में नहीं होता है, सौंप दिया जाता है। उसके बाद हम अपनी समझ से और अपने जो अपनी अक्ल से उसको क्वेश्चन करते हैं, या नहीं करते हैं, या फॉलो करते रहते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया के युग में आजकल मुझे लगता है हम दूसरा बन के नहीं सोच पाते हैं। आइडेंटिटी एक बड़ा सवाल बन जाता है, चाहे भी जिस तरह की भी आइडेंटिटी हो, रिलीजियस हो या रीजनल हो, जेंडर हो। जैसे मैं रोज़ जब रेडियो पे कहानियाँ सुनाता हूँ तो मैं कोई और बन जाता हूँ। तो आप एज एन एक्ट्रेस दूसरा बनती हैं, अलग अलग तरीके के आप पात्रों को निभाती हैं। ये आपको क्या शेप करता है किसी तरीके से? हाँ, जैसे आपने बोला कि आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में हेल्प करता है, क्योंकि वैसे नॉर्मल जॉब में शायद आप हमेशा खुद ही बन के जीते हैं, खुद के ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखते हैं, खुद की ही लाइफ के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। बट एक एक्टर बनते हो तो एक 30, 40, 50 दिन का वक्त जो है, रोज़ 12 घंटे आप कोई और हो। सो अब आप चाहो ना चाहो, पसंद आए ना आए, आपको सोचना पड़ेगा अपने जॉब से अगर जस्टिस करना चाहते हो किसी और तरीके से। और वो चीज़ अगर तुम 40-50 दिन रेगुलरली रोज़ कर रहे हो तो ऑब्वियस है, और मतलब अजीब होगा कि ये आपके दिमाग पे लंबी कहते हैं ना चोट या फिर डिफरेंस ना छोड़ के जाए। ऐसा मुश्किल ही होता है। जैसे कि एक तो पहली बात तो ये समझ में आया जब मेरे को एक्टिंग समझ में आनी शुरू हुई, जिसके लिए मुझे काफ़ी साल लगे। आई थिंक आप मान लीजिए करीब करीब पिंक के आसपास मैंने जब वो किरदार जिया कुछ 30-35 दिन, उसके बाद उससे निकलना, क्योंकि वो आप 12-12 घंटे आप या तो वो किरदार जी रहे हो, बाकी 12 घंटे में से जब आप 8 घंटा सोते हो, रिमेनिंग टाइम आप प्रेप कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो वो बनने के लिए, वो किरदार। तो जिंदगी का साउंड डिजाइन। हाँ। तो आप जी रहे हो किरदार रेगुलरली, तो आपको निकलने में ना थोड़ा परेशानी तो होती है, क्योंकि आप अब यूज टू हो वो मोमेंटम के अगेंस्ट जाके आप वापस आना चाहते हो। वो चीज़ जो थी मेरे को पिंक के समय से पता चली। कि उसके बाद काफ़ी मैंने ऐसे किरदार निभाए जो मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ही आउट ऑफ माई रेगुलर फ्रेम ऑफ माइंड चली जाती थी। क्या स्टेट ऑफ माइंड था आपको, कैसे इफेक्ट किया? कि मैं ना बहुत जल्दी बहुत वल्नरेबल हो गई थी, बहुत ही मतलब जल्दी रो पड़ती थी चीज़ें देख के। बहुत जल्दी मुझे चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ मुझे अफेक्ट कर जाती थी बहुत जल्दी, जिससे मेरे को नेगेटिवली अफेक्ट कर जाती थी। क्योंकि तुम अगर एक मोलेस्टेड विक्टिम का किरदार निभा रहे हो, तुम्हारे को ज़िंदगी अच्छी तो लगती नहीं है। हर चीज़ में तुम नेगेटिव और ख़राब ही देखते हो। तो मेरे को एक बेचारा एक गरीब इंसान कोई मुझे भीख मांगता हुआ दिखता था ना, मैं उसको 2 सेकंड देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। सो वो मतलब यहाँ तक कि टीवी पे जन गण मन चल रहा होता तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। सो कोई भी चीज़ आपको बहुत जल्दी इमोशनल कर जाती है। वो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड हो गई थी मेरी। तो मैंने कहा ये ऐसे तो चलेगा नहीं, तो अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक कर लेके हफ्ता कुछ टाइम बिल्कुल मतलब फोर्सफुली अपने आप को उस जोन से निकाला और अपने आप को बिजी रखना चालू करती हूँ बहुत मैं। और ये चीज़ मेरे को बहुत हेल्प करती है कि मेरा जो फैमिली है वो फिल्म वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग दुनिया है। तो मैं एक बार जब पैकअप करके घर आती हूँ तो वो डिफरेंट दुनिया है। मेरे घर के अंदर मेरे कोई पोस्टर या
इनफैक्ट मेरे आप समझ लीजिए 18 साल के बाद की कोई फ़ोटो ही नहीं होगी। अच्छा। कोई अवार्ड कुछ भी मेरा फिल्म रिलेटेड है नहीं मेरे घर के अंदर सामने जो मुझे घर आके याद दिलाए कि मैं एक्टर हूँ। तो वो मैंने डेलिबरेटली ऐसा रखा है। घर में कोई आता है तो वो वैली बताया ये एक्टर का घर नहीं लगता क्योंकि उसमें कोई फैंसी आर्टिफैक्ट्स नहीं है। बहुत ही रेगुलर कोजी अपार्टमेंट है, मैंने और मेरी बहन ने बनाया, हम वहीं रहते हैं साथ में। सो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने में हेल्प करती हैं, और अगर मैं नॉर्मलाइज नहीं होंगी ना, मुझे नहीं लगता कि मैं एक रियल तरीके से कोई रियल किरदार निभा सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैंने सिर्फ एक टिंटेड ग्लासेस से लाइफ देखी है और मैं अभी भी अगर मैं सिर्फ अपने एक पेडेस्टल से लाइफ देख रही हूँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रियल नहीं रहेगा, वो बहुत दूर का हो जाएगा। सो इसलिए वहाँ पे ही रहूँ मैं, ताकि अपना काम इवेंचुअली अच्छे से कर पाऊँ। शायद ये मेरा एक तरह का बार्टर है इस लाइफ में, कि वो मैं करती हूँ, चाहे मेरी सोशल लाइफ है, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरा सोशलाइजिंग, जो मैं 10 बजे के बाद कहीं बाहर जाती नहीं हूँ। मेरे तो खुद दोस्तों ने मुझे डिसोन कर दिया इस वजह से। मेरी बहन ने मुझे एक बारी अल्टीमेटम दिया था कि तापसी अगर तू सैटरडे को हमारे साथ बाहर नहीं गई ना, तो हम तेरे को अपने ग्रुप से बाहर निकाल रहे हैं। सो उस दिन मैं ज़बरदस्ती तैयार होके कि आज तो तापसी पार्टी की जान तो तू ही बनने वाली है। बट ऐसा होता नहीं है यूजुअली, क्योंकि मुझे रात को एक तो नीदर डू आई ड्रिंक नॉट डू आई स्मोक, सो मेरे पास सोशलाइज करने के टाइम में ना वो हाथ में ग्लास लेके खड़े होने का कोई है नहीं, तो वो अपने आप ही नींद आती है एक टाइम के बाद, अगर आप कुछ बिजी नहीं हो इस सब के अंदर। तो वो इस वजह से लोगों ने मुझे बुलाना बंद कर दिया पार्टी में। मेरी ना सुनने के बाद कोई मुझे कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं करता है अब। तो अब ये सब चीज़ें हैं जो आई थिंक मैंने कुछ फोर्सफुली जिद से अपने पास रखी हैं चेंज करने की। कुछ चीज़ें मैंने जिद से कोशिश नहीं करी कि ऐसा ना हो जाए कि ऐसी जगह पहुंच जाओ जहाँ से वापस आने का जो कदम है, वो जो कहते हैं सीढ़ी, ऐसे उतरने के समय आपको दिक्कत ना हो, जो आप सीढ़ी अभी चढ़ रहे हो। वो मुझे बहुत कॉन्शियस हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। मैं भी यही सोचता हूँ कि एक अच्छा कलाकार होने के लिए, और मेरे कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छा स्टोरी टेलर या कम्युनिकेटर होने के लिए एक अच्छा ऑब्जर्वर और अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरी बात आपने कही, ये आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट एक टाइम फ्रेम लेके आता है, एक एक्सपायरी डेट लेके आता है, और कुछ को इसका ख्याल रहता है, कुछ को नहीं रहता। कुछ को शोहरत की, कैमरास की, पेपराज़ी की आदत बढ़ जाती है, कुछ को लत लग जाती होगी शायद, और कुछ ग्राउंडेड रहते हैं। आप फेम को कैसे देखती हैं? ये एक आई थिंक एक तरह की शाखा है मेरे प्रोफेशन की। राइट। मैं उसको अगर हाँ बाय प्रोडक्ट। हाँ, अगर मेरा बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है मेरा करियर, तो उसकी एक ये शाखा है जो अच्छी खासी लंबी चौड़ी होती है, बट अंत में एक शाखा ही है, वो रूट नहीं है। वो वन ऑफ द शूट्स कह लीजिए का पार्ट है, शूट का पार्ट है। तो वो ऐसा है। ये ड्राइविंग फोर्स नहीं था ना मेरा यहाँ आने का। मेरा तो पहली बात तो यहाँ आने का कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं था। मैं तो लाइफ, आई वाज लिविंग माय लाइफ व्हेन आई मशहूर होने का लालच नहीं था। नहीं, या शायद इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में मैं एक लियो हूँ। आई डोंट नो हाउ मच आप स्टार साइंस में मानते हैं। तो लियोस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो मेरे पे ज़्यादातर, उसकी एक्चुअली 90% कैरेक्टरिस्टिक मेरे पे एकदम सही बैठती हैं। एक उसमें से ये है कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं जहाँ पे भी जाएंगे। तो चाहे बचपन में मैं क्लास मॉनिटर, हेड गर्ल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फॉर द स्कूल, मतलब द लीडर ऑफ द ग्रुप, राइट, ऑल दैट वो शुरू से ही रहा है। तो मेरे पास मेरे को एक्स्ट्रा वो एफर्ट मार के लेने की ज़रूरत नहीं लगी कभी अटेंशन की या फेम की। तो फेम वाज नॉट द रीज़न कि मैं एक्टर बनी हूँ। अभी भी अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ तो मुझे लोग मेरी खड़े होकर पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह फ़ोटो खींचते हैं, तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होता है, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं पब्लिक फिगर हूँ, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ।
तो ये चीज़ें जो हैं वो मुझे थोड़ी सी खलती हैं, क्योंकि मैंने कभी बचपन से शीशे में देख के नहीं बोला ना मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। तो अभी ये जो चीज़ें हैं वो अब मैं सोचती हूँ नहीं, तापसी यू साइंड अप फॉर इट, इट्स ओके यू नो, सब चीज़ें तुम्हारे फेवर की नहीं होंगी, कुछ ऐसी चीज़ों को तुम्हें जो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, तो वो कर रही हूँ धीरे धीरे, बट दिस वॉज नॉट द रीज़न। सो फेम वॉज नेवर द रीज़न फॉर मी टू एंटर हियर। बट जब तक एक्टर हूँ तब तक अगर ऐसा नहीं हुआ कि लोग नहीं पहचान पाए या नहीं रिकग्निशन दे पाए तो कुछ गलत कर रही हूँ। वरना तो तुम एक्टर मतलब कुछ तो गलत करो, तुम एक्टर लव्ड एक्टर तो नहीं हो फिर मतलब। सो वो एक तरह से एक शूट है जिसके बिना भी नहीं बनता और जिसके साथ तुम जिंदगी भर शायद नहीं रह सकते। वो जिंदगी भर अगर तू अटैच्ड हो जाओ ना तो फिर तुम ऐसे डिसीजन लोगे लाइफ में जो तुम्हें शायद नहीं लेने चाहिए। तो वो उसका भी मुझे थोड़ा बहुत हमेशा उसको एज एन ऑफस्प्रिंग देखती हूँ ना, दैट शुडंट बी अ मोटिवेशन बिहाइंड टेकिंग अ लॉट ऑफ डिसीजंस। What is it like being a girl in India? और ये मैं आपके अपने अनुभवों के आधार पर नहीं, आपने कुछ पिंक की बात की अभी आपने, लेकिन ये जो हमारी दुनिया है, हम पुरुषों की दुनिया है, हम अक्सर वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं जान पाते, नहीं जानना चाहते, नहीं रजिस्टर कर पाते, जो एक लड़की के पीओवी से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होती। सो फॉर एग्जांपल अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई आपको देख रहा है, वी डोंट नो हाउ दैट फील्स, वी डोंट, जो पीठ पे गड़ रही होती हैं वो निगाहें, वो हम महसूस नहीं कर पाते। इस पे कुछ बात करना चाहेंगे? तो स्कूल कॉलेज के टाइम से ये एक गिवन सेट ऑफ रूल है जो लड़कियों के लिए अप्लाई होते हैं, गिवन सेट ऑफ रूल्स वर्सेस एवरीवन एल्स। सो हमारे लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, जो उनके बराबर के नहीं होते, विच मेक्स अस फील कि आप अलग हैं। अब आप बेटर हैं कि वर्स हैं, आप देख लीजिए, वो आप इंटरप्रेट कर लो उसको, बट अलग तो हैं, आप उनके इक्वल तो नहीं है। तो ये आपको फीलिंग आती है, देखते तो है ही हैं। अब वो ऐसा लगता था कि तुम्हारे पास जो जिम्मेदारी है सही करने की, सही इन नॉट इन योर टर्म्स, सही जो आपको बताया जाता है सही है, चाहे वो सही बिहेवियर हो, सही कपड़े हो, सही चलना हो, सही तरह के लाइफ डिसीजंस, हाँ मतलब बिहेवियर और मतलब जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो सही, जो दूसरों के हिसाब से आपके लिए सही है, वो जो आपके रूल्स हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो आप ही के ऊपर है। मुझे याद है बड़ा ही ऑकवर्ड होता था कॉलेज से निकलते ही ना, कॉलेज में तुम शेर हो, ठीक है, कॉलेज में बिकॉज एजुकेटेड और व्हाटएवर, सेफ जोन, तो आप एकदम सर उठा के चलोगे वहाँ पे। जैसे ही मैं कॉलेज से बाहर निकलती थी, बस स्टॉप तक जाती थी, होता था कि मुझे पता था कि इस बस के अंदर इस समय पे कुछ इस तरह का क्राउड होता है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ जाने के लिए, हालांकि वो मुझे घर के पास उतारती है। ये डीटीसी की बस है? डीटीसी की बस है जी। बट और ये जो दूसरी बस है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वो घर से थोड़ा दूर उतारती है, जिसके लिए मुझे आगे आके रिक्शा लेके जाना पड़े घर, बट उसके अंदर जाना थोड़ा ज़्यादा सेफ है। मुझे ये चीज़ उस समय कुछ और नहीं लगती थी, क्योंकि लगता था कि हाँ बस ये मेरे को ध्यान रखना ना मेरी सेफ्टी का, तो मैं चूज़ करूँगी कि मैं इस वाली बस में जाऊँगी और आगे जाके रिक्शा लूँगी, चाहे वो मेरे को समय ज़्यादा लगता है, मैं शायद जो सो सकती हूँ, अपना रेस्ट कर सकती हूँ एक्स्ट्रा, उस समय पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट ये मुझे करना है क्योंकि लोग वहाँ पे अजीब बिहेव करते हैं उस बस के अंदर, क्योंकि इस तरह का कुछ क्राउड आता है उधर बस में। बट आई डिसाइडेड टू चेंज मेरा पैटर्न देन क्वेश्चनिंग दैट, एंड इट वाज फाइन विद मी अंटिल नाउ। देन मैंने काम करना शुरू किया और ये कंडीशनिंग अपनी ब्रेक करनी शुरू करी। वो तभी होती है ना जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। पहले तो भी क्वेश्चंस पूछती थी, बट इतने रैडिकल नहीं होते थे जो अब पूछती हूँ, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट हूँ, अपने हाथ में मेरी लाइफ के डिसीजन मेकिंग है, रिस्पॉन्सिबल भी खुद ही हूँ अपने डिसीजंस के लिए, तो अब अलग क्वेश्चनिंग हो गया। बट उस समय नहीं होती थी, तो उस समय ऐसे डिसीजन होते थे कि अच्छा ये बस का नंबर लेना है, ये वाला नहीं लेना है, या फिर
एक तो चलने का जो तरीका होता है ना, लोग कहते हैं कि अच्छा फ़ोन में देख के हम नीचे देख के चलते हैं तो आपको कहते हैं क्या टेक नेक हो जाएगी या कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हो गई हैं, तो ऐसे गर्दन की शेप खराब हो जाएगी। एज अ गर्ल आपकी गर्दन की शेप तो मतलब जब से आप बाहर चलने शुरू हुए हैं बिल्कुल ही कहने वाला था कि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको सामने दुनिया है और आप नीचे सर करके चल रहे हैं, हाँ चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो। एग्जैक्टली, No, या सो यू आर कॉन्फिडेंट, तुम शेयर हो अपने हाँ। कॉलेज की और अपने घर में भी तुम बहुत पैम्पर्ड हो, बट तुम जैसे ही इन प्रेमाइसेस से बाहर निकलोगे तुम एकदम सद के एकदम तुम्हारी नज़र ऐसी होगी और तुम ऐसे ही चल रहे हो, ऐसे ही देखा कि बस और ऐसे ही करके चढ़ गए और बस में भी ऐसे ही करके बैठे हो, क्योंकि तुम जहाँ नज़र घुमाओगे ना वहाँ पे कोई तुम्हारे को घूर रहा है। सो ये एक अनसेड रूल होता है जो आप फॉलो करते हैं, एक्सपीरियंस से आपको बताया जाता है बट आप फॉलो करते हैं। आप ऐसे करके ही बैठेंगे, आप क्रॉस लेग बैठेंगे, अब तो आदत होगी तो हम अपने आप ही क्रॉस लेग बैठ जाते हैं, बट आप ऐसे बैठेंगे वैसे नहीं बैठेंगे। मेरे फादर भी जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो ये कैसे कपड़े हैं, क्योंकि उनको, और पता है मेरे फादर का रेफरेंस पॉइंट होता था कि लोग क्या कहेंगे। वो जो ज़्यादातर फैमिलीज का होता ही है हमारी कंट्री में, हर चीज़ में होता था ये कैसे कपड़े हैं, बाहर जाके लोग क्या कहेंगे, ये क्या कर रही है, लोग क्या कहेंगे। मतलब हर चीज़ का यही, एंड ही यूज्ड टू टेल मी वेरी ब्लंटली कि अगर लोगों ने ऐसा कहा ना तो मतलब मैं तो शर्म से पानी हो जाऊंगा, या लोगों ने ऐसा सोचा तेरे बारे में या हमारे बारे में, फैमिली के बारे में, तो ऐसा हो जाएगा। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ लोगों के लिए ही जी है कि लोग क्या फील कर रहे हैं तेरे बारे में। उनको इतना एम्बैरेसिंग होता था और इतना डेरोगेटरी फील होता था कि जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी थी कि लड़की आपकी ये सब कर रही है, इन स्पाइट ऑफ इंजीनियरिंग करवाई है आपने उसको या आप पढ़ा रहे हैं जो भी, तो ये सब कर रही है कि जब तक उनके फ्रेंड्स ने ये बोलना नहीं शुरू किया, अरे आपकी बेटी की फोटो देखी हमने वहाँ पे, अरे इतना बड़ा होर्डिंग लगा था, अरे इस फलानी मैगजीन के कवर पे आई, तो उनको लगना शुरू हुआ कि यार मतलब इतना बुरा नहीं है कुछ, मतलब कि कुछ अच्छा ही। तो मेरे बोलने से नहीं उनको कंफर्मेशन हुआ कि मैं कुछ बुरा नहीं कर रही हूँ, कुछ खराब नहीं कर रही हूँ। उनके जो पीयर ग्रुप था उनकी वैलिडेशन से मेरे करियर चॉइस को वैलिडेशन मिली कि ये सही है। अब सब सही है क्योंकि अब उनके बच्चों को मेरे साथ फोटो चाहिए या उनकी फैमिलीज को मेरे साथ फोटो चाहिए, उनके फ्रेंड्स के, अब सब सही है। बट उस समय इट वाज लुक डाउन अपॉन कि मीडिया को देखा ही जाता है ये लड़की अगर इस प्रोफेशन में है तो उसके बारे में एक सेट दिमाग में कैरेक्टर स्केच आ जाता है, जो माय डैड वाज नॉट ओके विद, नॉट बिकॉज उनको कुछ पता था इस इंडस्ट्री में, बिकॉज उनके पीयर ग्रुप से उनको वैलिडेशन का डर था। और ये शायद हर औसत फादर की हाँ, कहानी है हिंदुस्तान में। हाँ। कंडीशनिंग यही दुनिया है। जब वो घर से निकलते होंगे तो मोहल्ले पे देखते होंगे कि लड़के बदतमीज बैठे हुए हैं। हाँ, उनको यही था कि मुझे याद है एक बारी मेरे इंजीनियरिंग प्रेपरेशन कोचिंग क्लासेस होती है ना, जो उस समय वहाँ जाने के समय किसी एक लड़के को था कि मतलब किसी लड़के को, एक को मैं पसंद थी, एक को मैं नहीं, मतलब एक को मैं पसंद थी और एक दूसरा वाला जो था लड़का वो भी मुझे पसंद करता था, तो कुछ उनकी आपस में लड़ाई हो गई। अच्छा। और बुलाया किसके फादर को गया, मेरे। ओह माय गॉड। कि ये इस लड़की की कुछ परेशानी है कि इसकी वजह से हुआ है। मैंने कहा यार मैंने तो नहीं बोला था इनको लड़ने के लिए, और ना ही इनको मैंने बोला मुझे पसंद करने के लिए या ना पसंद करने के लिए। और बुलाया गया मेरे फादर को, और दैट वाज द फर्स्ट एंड द ओनली टाइम कि मेरे फादर को किसी नेगेटिव चीज़ के लिए बुलाया गया हो। अभी तक हेड गर्ल की वो ले रही है ओथ, तो उसके लिए बुलाया गया है। पेरेंट टीचर मीटिंग में एवरीथिंग वाज यूज्ड टू बी पॉजिटिव, अचीवमेंट्स के लिए बुलाया जाता था। सो दैट डे द काइंड ऑफ, मतलब जैसे कोई मर गया है घर में, वो उस तरह का माहौल था घर के अंदर। और वो भी मेरी कोई गलती नहीं थी, जस्ट बिकॉज कि आई एम द गर्ल इन मिडल, तो वो लड़के तो मतलब लड़ते रहते हैं, उनका क्या है। तो ये लड़की के कुछ कैरेक्टर पे इशू है कि दो लड़के इसकी वजह से लड़ रहे हैं। तो वो चीज़ भी, मतलब उस टाइम तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम लड़की हो जो कि कुछ अलग है, जो कि जिसके सेट ऑफ रूल्स लाइफ में जीने के अलग हैं। सो वो सब देख के आफ्टर अ पॉइंट यू एक्सेप्टेड, एंड नाउ व्हेन आई एम इंडिपेंडेंट आई क्वेश्चन इट। आपने बताया कि आपने बस बदली या ऐसे आपने कुछ अनप्लेजेंटनेस उस दौरान अपने इर्द गिर्द या अपने दोस्तों के इर्द गिर्द देखी, और उसका क्या कोई असर हुआ आपकी सोच पर? हाँ, मेरी वो तो होती है, वो बस बदलने का रीज़न भी यही था
उसके अलावा मुझे याद है नगर कीर्तन हो रहा था गुरु नानक देव जी के बर्थडे का, एंड हम हर साल हमारी फैमिली एक स्टॉल लगाती है वहाँ पे खाने के लिए, और वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, मतलब पूरा सड़क ब्लॉक होती है वहाँ पे, ट्रैफिक नहीं आ सकता, और बहुत लोग गुरपुरब के लिए गुरुद्वारे जा रहे होते हैं, नानक पे गुरुद्वारे। और वो वाली रोड पे ना आई थिंक मैं स्कूल में ही थी, 11th-12th में होंगी, और बड़ी एंथुजियाज्म से हम वेट करते हैं क्योंकि वो बिगेस्ट फेस्टिवल होता है हमारे लिए, तो बहुत एक्साइटेड होते हैं हम सब, 5 फैमिली मिलती है, और वहाँ चल रहे थे हम लोग गुरुद्वारे जाने के लिए, और मैंने एक रेगुलर मतलब पैंट और टी शर्ट डाली थी, और पीछे से कोई आया एंड वो मुझे ना उंगली करने लग गया मेरी बॉडी पे, मतलब लिटरली ऐसे टू पोक एंड एट रॉन्ग प्लेसेस। और ना मेरे 1-2 बार ही हुआ मेरे साथ, और उसके बाद ना मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्डनेस होने लगी। अब मैंने कहा मैं किसको बोलूँ, क्योंकि अब अपने पेरेंट्स को तो तुम ये बात बोल के थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है कि कैसे समझाऊँ मैं उनको कि क्या हो रहा है। तो जाना है गुरुद्वारे तक, अब कैसे जाऊँ, तो मैंने ना अपना हाथ पीछे रख लिया ऐसे कि अब ऐसे जाऊंगी, अगर किसी ने पकड़ा तो मतलब मैं उसकी उंगली मरोड़ दूंगी, और मैंने एक्चुअली करा। अच्छा। किसी ने दोबारा उंगली लगाई तो मैंने उसकी उंगली ही पकड़ ली और वो मोड़ दी पूरी। बट आप मानेंगे नहीं, उस समय भी इतनी हिम्मत है कि उंगली मोड़ दूं, बट इतनी नहीं थी कि मैं मुड़ के देखूं कि है कौन। सो दैट वाज लाइक कि मुझे देखना नहीं है बट मुझे मत छू टाइप्स। मतलब होता है ना कि मुड़ के एक दे रख के कि तुम्हारी क्या गलती है इसके अंदर, पकड़ लिया तूने उसकी उंगली तो मुड़ के तू पता ही है सामने कौन है, बट इतनी हिम्मत नहीं थी। बट ये था कि मुझे मत छू बस। तो वो मैंने उंगली तो मोड़ दी, उसके बाद वो मैंने सुनने की या देखने की कोशिश नहीं करी कि कौन है। वो मरोड़ की मैं चलती रही और फिर छोड़ दी मैंने उंगली, और फिर वो मैंने देखा नहीं आज तक, मतलब उस पर कभी सोचा भी नहीं कि मैंने देखा नहीं, क्यों नहीं देखा एंड ऑल। लेकिन इस तरह के अनुभवों से हिंदुस्तान की करीब हर महिला आई एम श्योर अपनी ज़िंदगी में अक्सर गुजरती है, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एज मेल्स कि ये करता क्या है आपको, कितनी गहरी चोट डालता है। एंड देन फिल्म्स हैपेंड। तो आपने बताया था कि आप 2 भाषाओं में एक ही साल में फिल्म कर रही थी जी। तो वो एक आपकी ज़िंदगी का नया पड़ाव था जिसकी आपने ऐसा नहीं था कि आप उसके सपने देख रही थी उस दिन के, वो एक इत्तेफाक था, एक नया करियर जो आपके पास चल के आया था क्योंकि होर्डिंगों पे आपके तस्वीर थे। एक तो ये नहीं होता, वो फोन नहीं आए होते, हाँ। तो क्या होता? तो मैं MBA करती अगले साल दोबारा जब मैंने एग्जाम देके। कहीं अभी आप कुछ किसी मार्केटिंग हेड होती हैं किसी कंपनी की? वही मेरा एम था, मार्केटिंग करनी है। इवेंचुअली रेगुलर डेस्क जॉब नहीं तो फ्रीलांस कर लूंगी, बट मार्केटिंग साइड में कुछ करूंगी। तो ये कितने साल की यात्रा रही? 2010 में शुरू करी थी। ओके। और 10 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी और 11 में मैंने एक्चुअली पहली फिल्म जो शूट करी थी, पहला स्केड्यूल तमिल फिल्म का शूट किया, फिर पहला स्केड्यूल तेलुगु फिल्म का शूट किया, फिर तमिल का दूसरा स्केड्यूल, फिर तेलुगु का दूसरा स्केड्यूल। तो मेरे दिमाग में खिचड़ी जो थी ना तमिल तेलुगु की, वो शुरू से ही बन रही थी। आई वॉज एंजॉइंग इट ऑल, आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट, बट ऐसा नहीं सोच के किया था कि ये मेरा लाइफ का प्रोफेशन है। तो इसलिए इन द मोमेंट जी रही थी मैं उस समय, तो दोनों कर रही थी। पहली रिलीज हो गई तेलुगु, अच्छा, 2010 में, जुम्मंदी नादम। अच्छा। वो राघवेंद्र राव जी की मूवी थी जिन्होंने श्रीदेवी मैम को, जयसुधा मैम को, ही इज नोन फॉर लॉन्चिंग हीरोइंस। तो उनका माना जाता है कि ही इज अ मैन विद मिडास टच, जिस हीरोइन को ये लॉन्च करते हैं वो बड़ी स्टार बन जाती है। और ये चीज़ मुझे वहाँ पे आने के बाद पता चली थी, ये मुझे पहले नहीं पता थी। तो कुछ मेरी 105th मूवी थी जो उन्होंने मेरे साथ डायरेक्ट करी थी, 105th। सो वो मेरा डेब्यू हमेशा काफ़ी लकी रहा है। मेरे को स्ट्रगल सो कॉल्ड मेरी शुरू होती है पहली पिक्चर के बाद। अच्छा, क्यों? क्योंकि अब वो मेंटेन करना है, अब उसको एक अप करना है। पहले तो तुम्हारे से लोगों को उम्मीद नहीं होती है जब पहली करते हो, तो वो सेंस ऑफ प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगी, जिसकी वजह से मैंने कोई फैमिली में तो जानता नहीं था कोई इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ। तो जो लोग थे आसपास प्रोफेशनल फील्ड में मिलते थे, उनसे यही सुनने को मिलता था कि बड़े हीरो के साथ काम करो, बड़े प्रोड्यूसर के साथ काम करो, बड़े डायरेक्टर के साथ काम करो, बड़ी बिग बजट फिल्म होनी चाहिए। सारी आप हीरोइनें देख लो जो बड़ी A-लिस्टर्स हैं, वो यही करती हैं, आप ऐसे ही बनोगे बड़े स्टार। तो मैंने कहा ठीक है, तो यही है, तो यही होता तो यही करते हैं।
तो मैंने लेनी शुरू कर दी, मतलब स्टोरी जैसी मर्जी हो, हाँ यही जनता को पसंद है, ये ऐसे ही होता है, हीरोइन का रोल ये करते रहो। हिंदी में? नहीं, साउथ अभी में। भी? अच्छा, ओके। तो मैंने यही लेनी शुरू कर दी। जो बड़े हीरो की फिल्म आ रही थी मैं ले लेती थी, बड़े प्रोड्यूसर बड़े डायरेक्टर की। वो लेते हुए ये हुआ कि एट अ गिवन पॉइंट 2-3 पिक्चरें बैक टू बैक फ्लॉप होने लग गई। तो मैं, और अजीब ये लगा कि उनका जो इल्ज़ाम था फ्लॉप होने का वो मेरे सर पे आने लग गया। कि मुझे बोलने लग गया कि ये जो है ये बैड लक चार्म है, ये पनौती है। अच्छा। इसके साथ काम करोगे तो आप जितने मर्जी बड़े हीरो हो, डायरेक्टर हो या जो भी हो, आपकी पिक्चर फ्लॉप है। क्योंकि मेरी 3 बैक टू बैक पिक्चरें फ्लॉप थी। अभी मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे हैंडल करूं। मुझे तो बताया गया था बड़ी फिल्में करो और ये सब तो ऐसे ही होता है, तो मैंने तो कर ली। तो मेरी क्या गलती है इसके अंदर? मेरे तो 5 सीन थे पिक्चर के अंदर, 2 या 3 गाने थे मेरे पिक्चर में, उसकी वजह से पिक्चर फ्लॉप कैसे हो सकती है? लॉजिक तो समझ में नहीं आया उस चीज़ का, बट ऐसे ही है। तो वो चीज़ पनौती आयरन लेग बोला जाता था वहाँ पे। आयरन लेग इज बैड लक चार्म, गोल्डन लेग इज गुड लक चार्म, अपेरेंटली दैट दीस टर्म्स आई लर्न्ड देयर। वो सब थोड़ा टाइम चला। उसके बाद साइमल्टेनियसली क्या हो रहा था, मैं हिंदी में आ रही थी और तमिल में भी। मेरी फ्रीक्वेंसी लो है फिल्म करने की तमिल में, बट मेरा सक्सेस रेट बहुत हाई है तमिल में। ज़्यादातर लड़कियां आप देख लो साउथ की अगर हीरोइनें हैं, वो नहीं कोशिश करना चाहती हिंदी में आने की, क्योंकि उनको लगता है अच्छा तो है सब ना, यू आर ट्रीटेड लाइक अ सुपरस्टार देयर, यू आर पेड वेल, यू आर ट्रीटेड वेल, तुम्हें ज़रूरत क्या है? बट मेरे को क्योंकि था, मेरे को तो मेरी भाषा है हिंदी, मैं उसमें भी क्यों नहीं कोशिश कर सकती? तो मैंने करके दोबारा कोशिश, 3 इयर्स ओल्ड थी मैं साउथ में, कुछ दर्जन पिक्चरें मैंने करी होंगी जब मैंने हिंदी में स्टार्ट किया। सो यू आर यूज्ड टू बीइंग द फ्रंट रो गेस्ट, ओके, एंड हियर यू एंटर इन हिंदी, यू आर ट्रीटेड लाइक आप वन ऑफ दोज स्ट्रगलर्स हैं जो आप 6-7वीं रो में बैठेंगे। मतलब जिसको लोग एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे, तो देखना ये है कौन, ये किस इवेंट पे आई है, ये सोशल क्लाइंबर तो नहीं है कहीं, उस तरीके से भी देखा जाता है, ये सिर्फ दिखना चाहती है यहाँ पे। तो आपने जब मेहनत खुद के बलबूते पे करी है, इतनी पिक्चरें करने के बाद और एक कुछ अचीव करने के बाद, अगर सडनली आपको इस कैटेगरी में रख दिया जाए जस्ट बिकॉज आपने हिंदी में पिक्चरें नहीं करी हैं, तो वो थोड़ा सा तो एक मेहनत करने वाले इंसान पे थोड़ा झटका लगता है कि भाई मैंने फ्लूक से नहीं, मैंने बहुत मेहनत से करके कमाया, और तुम मेरे कोई वैल्यू नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज कि हिंदी में नहीं किया मैंने। तो मैंने उस टाइम लगा कि यार ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तो फिल्म इंडस्ट्री कितना ट्रीट होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तुम्हारी हिंदी में, तुमने तमिल में करी है, तेलुगु, कन्नड़ा, पंजाबी, क्या फ़र्क पड़ना चाहिए उससे? सो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी उस समय। तो मैंने कहा मैं आऊँगी नहीं, मैं अब उस समय आऊँगी इन पब्लिक अपीयरेंसेस में जब वैल्यू होगी मेरी कोई, जब ये लोग जानते होंगे कि मतलब मैं कौन हूँ या मैंने क्या किया, मेरे काम के बेसिस पे मेरी वैल्यू होगी। तो फिर मैंने वेट किया, आई थिंक पिंक के बाद मैंने अपीयरेंसेस पे आना शुरू किया, और उसके बाद से थोड़ा सा सही रहा है, तो अब थोड़ा सा रिस्पेक्टेड ही फील होता है। उस तरह से तो नहीं, एटलीस्ट जो पहले था। और बाकी तो इट्स ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू इम्प्रूव। प्यार किया आपने? बहुत बारी बहुत बारी। वो तो करके ही बनता है और टूट के ही पता चलता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, तो कई बारी। उसने कैसे शेप किया आपको? ज़्यादातर तो ऐसे, जब एक्चुअली मेरी जो पहली बार जब लगा प्यार होता है ना, वो स्कूल टाइम पे, अरे यही प्यार है तो यही प्यार, यही शादी होगी, यही बच्चे होंगे एंड ऑल दैट। तो वो जब टूटा था, मुझे याद है बहुत फ़नी था कि मैं पीसीओ में जाके ना, उस समय तो क्योंकि लैंडलाइन होती थी, तो पीसीओ में जाके वो 2 रुपये का सिक्का डाल के फ़ोन करके ट्राई करते थे लैंडलाइन पे। मैं उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था लड़के ने, ये कह के मुझे 10वीं क्लास की जो सीबीएसई प्रिपरेशन करनी है, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट होगा एंड ऑल दैट। मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कौन सा टाइम ले लिया मैंने तेरे से, मतलब रिसेस में मिलते हैं या तो हम असेंबली पीरियड से पहले मिल रहे हैं हम, मैं घर तो नहीं आ रही तेरे बात करें, तो ऐसा कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ख़राब हो रहा है। बट वो तो बोले कि नहीं, तो मैं तो इतना रोई पीसीओ पे जा के कि भाई ऐसा क्यों एंड ऑल दैट। पहली बार वो फीलिंग होती है, वो प्यार सो कॉल्ड वाली, तो तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई अगर ये नहीं चला तो वो बड़ा ज़ोर की झटका लगा। और बाद में पता चला कि भाई इसके दोस्तों ने उसके कान भरे हुए थे कि तू लड़की के पीछे ज़्यादा भागता है, तो तेरी मतलब वो मर्दानगी जगाई उसकी कि तू इतना पीछे जाता है उसके, वो तो नहीं आती बात करने तेरे से, तू जाता है उसके पीछे, तू ऐसा कैसा। तो वो जो चीज़ थी वो बहुत, उस टाइम तो बहुत रोई मैं कि भाई ये तो लाइफ फेलियर हो गया है।
तो वो उस दिन के बाद मैंने कहा अब ऐसा किसी को अथॉरिटी नहीं देनी, कि उस टाइम होता है ना जोश जोश में, किसी को अथॉरिटी नहीं देनी ऐसी क्योंकि तुम्हारे को इतना दुखी कर सके अंदर से। तो वो उस दिन के बाद से जब भी तुम्हारे रिलेशनशिप या बॉयफ्रेंड बनता है लाइफ में, उसके बाद जब भी बने, तो अब ऐसा नहीं था कि मतलब मैं मर गई अगर ब्रेकअप हुआ, या तो म्यूचुअल ब्रेकअप होता है या फिर मैं बता देती हूँ कि ये रीज़न है मेरा, लॉजिकल रीज़न है कि भाई आई थिंक वी हैव ग्रोन अपार्ट और समथिंग और द अदर, व्हाटएवर। आई मीन आफ्टर दैट इट वाज नॉट दैट बिग अ हार्ट ब्रेक फॉर मी till date, thankfully. But it's very interesting because you're from that PCO era, जहाँ से मैं भी हूँ, और उस PCO युग की मोहब्बत हाँ वो अलग ही थी। जैसे मैं तो छोटे शहर में रहता है नैनीताल में, तो पोस्टमैन का इंतज़ार, चिट्ठी लिखना, वहाँ तक बात नहीं पहुँची थी हमारी थैंकफुली। और चिट्ठियों का इंतज़ार करना, और उसकी एक टाइमिंग होती थी। पोस्टमैन 3 बजे आता था, तो उसका कब वो मोड़ से आएगा उस पल का इंतज़ार। यही सब कहानियों में भी सौंपा है हमने आगे। यही लेकिन अब आज के युग में प्यार को जाहिर करने का तरीका बदल गया है, शायद प्यार करने का तरीका बदल गया है। टच की सैंक्टिटी तब ज़्यादा थी, अब कम है। हाउ डू यू सी लव इटसेल्फ, और उस पीसीओ युग से आज के ब्लू टिक युग में? हाँ, आई थिंक वो जो बटरफ्लाईज थी ना, वो बटरफ्लाई मोमेंट्स जो थे, या तो बटरफ्लाईज कहीं उड़ के चली गई हैं, अब बटरफ्लाईज रही नहीं है। अब वो है कि सिक्योरिटी है कि एंटरटेनमेंट, मतलब एक तरह लाइफ में कुछ एंटरटेनिंग है, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, कुछ कर रहे हैं आप लाइफ में इंटरेस्टिंग, वो है। या फिर एक एज पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हाँ आई हैव समवन विद मी जो रहेगा यहाँ पे, साथ देगा, वो है। वो बटरफ्लाईज वाली फीलिंग इज व्हाट आई थिंक, मेरे से भी जो यंगर जनरेशन है मैं उनकी देखती हूँ, तो वो जो बटरफ्लाईज वाली फीलिंग इज व्हाट इज प्रोबब्ली हैज गॉन। वो नहीं रही है। अब ये हो गया है कि एवरीथिंग इज एक्सेसिबल ना। अब तो एक्सेस का कोई, एक्सेस इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। तो वो जो वेट होती है, जो वेटिंग पीरियड होता है ना, जो दिमाग में आई बात से लेके वो इंसान का साथ मिल गया के बीच में जो वेटिंग पीरियड होता है ना, वो यूज्ड टू मेक दोस बटरफ्लाईज फ्लटर। वो नहीं है आज। और आपने बम्बई में और एक इस करियर को परस्यू करने के साथ साथ अपनी एंटरप्रेन्योर की जर्नी भी शुरू की। वो भी एक ब्रांच खुल गई इस बड़े से बरगद में। जी उसके बारे में बताइए। जी, वो अगेन वो भी पता नहीं कैसे दिमाग में आया, क्योंकि फैमिली तो ऐसी है नहीं जो ज़्यादा बिजनेस माइंड की है। फादर तो बिल्कुल ही बिजनेस माइंड के नहीं है, वो तो बिजनेस से कोसों दूर भागते हैं इनफैक्ट। सो वो पता नहीं कैसे आया, बट ये था, मुझे जब वेडिंग प्लानिंग कंपनी स्टार्ट करनी थी, एक लालच था कि मेरे को अपनी बहन अपने पास रखनी है। और उसका ध्यान जो था वो मुझे पता था कि इवेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ह्यूमन मैनेजमेंट वगैरह में काफ़ी था। तो वो मैंने डेवलप करने की कोशिश करी कि मेरी जो मिस इंडिया से जो मेरी फ्रेंड थी फारा, वो वेडिंग प्लानिंग करती थी किसी कंपनी के अंडर, और उसको इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करना था एक वेंचर। तो वो बात करी थी कि मैं कुछ खुद स्टार्ट करूँगी अपनी शादी के बाद अकेले। तो मैंने उससे एक दिन ऐसे पूछा, मैंने कहा क्या हम पार्टनर करके स्टार्ट करें, आई विल इन्वेस्ट इक्वली। सो शी सेड या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। और मेरे को दिमाग में ये था कि शगुन ये मैनेज करेगी अच्छे से। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर, तो हम ये स्टार्ट करते हैं, तू मैनेज कर, मैं पैसे लगाती हूँ। तो माई सिस्टर वॉज लाइक वेरी हैप्पी, शी वॉज लाइक हाँ करते हैं। तो मैंने स्टार्ट करी कंपनी अपनी फ्रेंड के साथ। मेरी बहन ने टेक ओवर करी, वो ग्राउंड वर्क वो संभालती है, और जो बिग डिसीजन मेकिंग थिंग्स होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। हैंड्स ऑन है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली इन्वेस्टर मैं हूँ, क्योंकि डिसाइड तो मैं करूँगी कहाँ लगाऊंगी पैसे के नहीं, बट मेकिंग श्योर वी आर इन प्रॉफिट्स। आई थिंक कुछ 3 साल लगे हमारे को, मेरे फादर को बैलेंस शीट पे प्लस दिखा के कि भाई ये एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड बिजनेस है। क्योंकि तब तक तो वो मेरी बहन को ये पूछ रहे थे, अच्छा ये तो ठीक है, तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, करियर क्या है तुम्हारा, तुम लाइफ में करने क्या बात। तो मेरी बहन कही मैं यही कर रही हूँ, ये मेरी जॉब है। तो वो उनको समझ में नहीं आती थी कि ये कैसी वेडिंग प्लानिंग, ये क्या चीज़ होती है। तो वो है। एंड उसके बाद फिर मैंने कुछ समय बाद जब ये स्टेबल हो गया, ये वाला बिजनेस ऑटो पायलट पे चला गया,
फिर मेरे दिमाग में बैडमिंटन टीम खरीदने का ख्याल आया, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लाइन रही हूँ बचपन से, मुझे पसंद है स्पोर्ट्स, और देखती भी बहुत थी। ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सब मैं बहुत फॉलो करती हूँ जब भी आते हैं टीवी पे। तो वो मैंने कहा चलो अच्छा, अभी बैडमिंटन लीग जो चल रही है, आई थिंक अब इतना हो गया है कि मैं एक टीम खरीद सकती हूँ। हालांकि इट्स वन ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स जो 5 साल से पहले आपको रिजल्ट नहीं दिखाती है, और 5 साल तक आपको सिर्फ उसमें पैसा डालना पड़ेगा। बट देन आई डिड माई ओन कैलकुलेशन एंड आई फिगर्ड आउट आई थिंक आई कैन डू इट एंड आई कैन रेज इन्वेस्टर्स टू डू इट। सो मैंने वो डिसीजन जब बताया अपने फादर को, मेरे फादर वाज लाइक कि ये तो मोस्ट एब्रप्ट एंड नॉनसेंस आइडिया है, ये तो बिल्कुल ही बर्बाद है, ये क्या बिजनेस हुआ तुम्हारा, नॉनसेंस आइडिया, नॉनसेंस आइडिया है एकदम, ये क्या अजीब सा बिजनेस हो गया है, तुम पैसे ही डालते रहोगे, आएगा नहीं 5 साल तक, गारंटी नहीं है 5 साल। मैंने कहा पापा कन्विक्शन होता है, पैशन होता है, यही उसी का खाती आई हूँ अभी तक मैं, कन्विक्शन और पैशन का अपने प्रोफेशन में भी, तो अभी ये भी होगा। तो ये बैडमिंटन टीम उनको डाइजेस्ट नहीं हुई, अभी भी नहीं हो रही, अच्छा, बट अभी तो दूसरा साल है, सो आई एम स्टिल ऑन इट। इसका नाम है कुछ या? हाँ, मेरी टीम है पुणे 7 एसेस, पुणे की टीम खरीदी है मैंने, प्रीमियर बैडमिंटन लीग है इंडिया का, तो उसका 5वां सीजन चल रहा है। मेरी टीम पिछले सीजन में आई थी जब चौथा सीजन था, तो मेरे लिए ये दूसरा सीजन है, बट लीग 5 साल से चल रही है। बैडमिंटन जैसे धीरे धीरे ग्रो हो रहा है कंट्री के अंदर इन रिजल्ट्स की वजह से, सिंधु, साइना, कश्यप, साई प्रणीत, एवरीवन, उसकी वजह से अब बैडमिंटन लीग भी धीरे धीरे अटेंशन मिल रही है, क्योंकि क्रिकेट के बाद इतना बड़ा गैप है हमारे स्पोर्ट्स में कि वो भरना टाइम लगेगा उसको भरने में। तो कोशिश यही है कि और स्पोर्ट्स में भी रुचि रखें लोग, क्योंकि स्पोर्ट्स इज अ वंडरफुल थिंग आई फील। अगर शायद मैं कोशिश भी करती, अगर एक्टर ना होती, तो मैं शायद एक समय मेरे को एक स्पोर्ट्स पर्सन भी बनना था, कि कोई ना कोई स्पोर्ट लगाएंगे। इतनी ब्यूटीफुल चीज़ लगती है मुझे स्पोर्ट्स खेलना, आपका दिमाग भी काम कर रहा है, आपकी बॉडी भी काम कर रही है, यू लर्न टीम वर्क, टीम स्पिरिट। एज अ ह्यूमन बीइंग आई फील यू बिकम अ स्मार्टर पर्सन इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन। सो मेरे लिए जो रिस्पेक्ट है एक स्पोर्ट्स स्टार की, वो बहुत ऊंची है। मैं उनको अपने मतलब, क्योंकि मैं ज़्यादा बॉलीवुड देखा नहीं था या फिल्में ज़्यादा देखी नहीं थी वाइल ग्रोइंग अप, तो मेरे लिए शुरू से स्पोर्ट्स स्टार्स वर द रियल स्टार्स। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट लेवल बहुत हाई है मेरे दिमाग में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और इतने सारे गलियारों से होते हुए इतनी शाखाओं पे उड़ान भरते हुए आप आई। अभी उम्मीद है और सरप्राइजेस आगे होंगे और यात्राएं आगे होंगी। जब तक लाइफ है तब तक सरप्राइजेस होते रहने चाहिए, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा सब कुछ, अगर सब कुछ प्रिडिक्टेबल होने लग गया तो। मुझे भी नहीं पता मैं कल क्या करूंगी, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट कीप्स मी एक्साइटेड अबाउट लाइफ, और ऐसा ही होना चाहिए आई फील, नहीं तो वो मोनोटनी वो बोर कर देती है लाइफ में। कल पता है तुम्हें क्या होने वाला, तो तुम चलो पता ही तो है, क्या करें फिर उसमें। पर एक चीज आपने अभी नहीं कमाई है, वो है पापा का वो फोन कॉल या वो तारीफ वाली बात। अरे वो तारीफ भगवान ही जाने कब होगी। मुझे पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा कुछ इन द नियर फ्यूचर, बट अब समझ में उनकी भाषा समझ में आने लग गई है मुझे, यानी कि समझ में आने लग गया है कि ये उनकी तारीफ है, ये उनको पसंद नहीं है तो ऐसे रिएक्ट करेंगे। तो वो बिहेवियर से हमने जज करना शुरू कर दिया है, बट वो जो स्पेल आउट करके वर्ड्स वाली तारीफ है, वो तो भाई वो दिन हिस्ट्री में लिखा जाएगा जिस दिन वो तारीफ मिलेगी कि क्या तुमने मेरा नाम रोशन किया है।